गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। और मौसम दोबारा से करवट जो है वो बदलना शुरू हो चुका है। कल भी इस्लामाबाद में बारिश हुई और आज भी बारिश के इम्कान मौजूद हैं और अगले 1-2 दिन भी पेशगोई की जा रही है कि बारिश की सिचुएशन बन सकती है। तो जो जाती जाती सर्दियां थी वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लग गई हैं और आजकल का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। सुहाना खूबसूरत मौसम, चाय कॉफी वाला मौसम। और अगर आप ट्रेल की तरफ जाएं, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो पकोड़े जरूर खाएं। नेवर मिस योर पकोड़े अगर मौसम अच्छा है, क्योंकि चंद दिन रह गए ये पकोड़े खाने के, घूमने फिरने के। उसके बाद फिर जाहिर है थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। सलमा, आगे तो आ ही पकोड़ों का सीजन रहा है क्योंकि रमजानुल मुबारक आ रहा है। हाँ, रमजानुल मुबारक ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रमजानुल मुबारक में गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन एक शरबत का जग और पकोड़े ये लाजिम मलजूम होते हैं। खजूर हो ना हो गुजारा चल जाता है, लेकिन शरबत और पकोड़े बहुत जरूरी आइटम है। इसके बगैर आपकी इफ्तारी कंप्लीट नहीं होती। सही बात है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यआत, कुछ शक नहीं कि तुम्हारी नेकियां तुम्हारे गुनाहों को मिटा देती हैं। और इसीलिए आप सब जब भी बढ़ते हैं तो ये सोच के निकला करें कि आप लोगों के हाथ से अगर छोटी सी भी नेकी होगी, अगर रास्ते से आप लोगों ने पत्थर भी हटा दिया तो उसका अजर भी आपको जरूरी मिलेगा। और इस दुनिया में भी मिलता है आपको नेकी का सिला और आखिर में भी आपको नेकी का सिला मिलता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। और यही सोच के, जो पत्थर वाली बात आपने की है ना, यही सोच के कितनी बार मैंने अपना रास्ता जो है वो उसमें रुक के और पत्थर हटाए ताकि मुझे बहुत ज्यादा सवाब मिले। छोटे छोटे पत्थर कहीं पे पड़े होते हैं, लोगों को अगर गाड़ी पे, मोटरसाइकिल में या इवन पैदल भी जा रहे हैं तो मुश्किलात होती हैं। तो ये पत्थर हटाना, कांटे हटाना, रास्ते को साफ करना, सफाई वैसे भी हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन चूंकि नेकियों की बात हो रही है तो हुकूमत ने एक ऐसी जबरदस्त नेकी की है जिसका फायदा हम सबको पहुंचने वाला है। बहुत जबरदस्त किस्म की खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो लोग जो रात को जल्दी सो गए थे और सुबह जल्दी उठने के बाद उन्होंने अभी तक न्यूज़पेपर नहीं देखा, उन्होंने टीवी नहीं देखा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जनाब पेट्रोल सस्ता हो गया है। बहुत से लोगों को यह परेशानी थी कि पेट्रोल महंगा हुआ, तो जनाब 1-2 रुपए नहीं, पूरे 5 रुपए कमी की गई है। पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें जो है वो रिवाइज हुई हैं और पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम होने के बाद हो गई है 267 रुपए, 267 रुपीज। जी बिल्कुल। और वजीर खजाना मोहम्मद इसाक डार ने नई कीमतों का ऐलान करते हुए बताया कि पेट्रोल 5 रुपए, लाइट डीजल 12 रुपए और मिट्टी का तेल 15 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया है, जबकि डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया है। तो ये अच्छी खबर है और ये इस बात की भी नवीद है कि मुआशी सूरत हाल में किस तरीके से हमारी वजीर आज़म, उनकी कैबिनेट को और हुकूमत में इस वक्त बैठे हुए तमाम ही मिनिस्टर्स को अवाम का इदराक है, अवाम की मुश्किलात का जो वो फेस कर रही है इस वक्त अवाम, उन सब चीज़ों का पता है। और इसीलिए लोड शेडिंग के ऊपर भी बात हुई कैबिनेट में। इसीलिए हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि कैसे सस्ता तरीन बाजार लगाया जाएगा या कैसे चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ऊपर कंट्रोल करके कमी की जाएगी रमज़ान के अंदर। और फिर फाइनली पेट्रोल की कीमतों में भी कमी का ऐलान होना शुरू हो गया। लेकिन ये जो मैंने गुड न्यूज़ शेयर की ना सुबह उठने के बाद लोगों को पता चली, इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको थोड़ी सी परेशानी हुई, जिनका मूड ऑफ हो गया पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें कम होने के बारे में सुन के। और कुछ ऐसे लोग मेरे साथ भी बैठे हैं जिन्होंने टैंकियां फुल करा ली थी। ऐसा कुछ नहीं है, बस फाइनली आपने पेट्रोल भरवाना ही होता है। तो कल ही मैंने जो है वो पुराने रेट पे अपनी टैंकी फुल करवा ली है। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा खासा जो है ना, अगर एक दिन वेट कर, अगर सोचते कि सुबह ऑफिस जाते हुए करवाओगे तो कितना अच्छा होता। मतलब आपको टाइम नहीं होता। हाँ, बस ये अपने टाइम बचाने के लिए अपनी जेब का नुकसान कर दिया। फाइनली आप लोग जा सकते हैं और अब नई पेट्रोल की कीमत पे पेट्रोल भरवा सकते हैं। आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक चैरिटी करने वाला मुल्क है और हम लोग अवाम की बात करें तो उनकी तरफ से भी हमेशा मदद की जाती है, हमारे भाई लोगों की, हमारे बरादर ममालिक की, और इसी तरीके से हमारी हुकूमत की जानिब से भी मदद की जाती है। और दोबारा से तुर्की में जब से ये ज़लज़ले की कैफियत आई है उसके बाद से पाकिस्तान कोशिशों में लगा हुआ है, उनकी रिहेबिलिटेशन में, उनकी रेस्क्यू टीम्स की मदद भी कर रहा है। तो इसी के सिलसिले में तुर्की और शाम के ज़लज़ले से मुतासिरीन के लिए NDMA और अफवाज पाकिस्तान की खुसूसी काविशें जारी हैं और तुर्की और शाम के ज़लज़ले से मुतासिरीन की मुसलसल इमदाद के लिए NDMA के इश्तराक से पाक बहरिया मसरूफ़ अमल है और पाक बहरिया के जहाज़ अल नसर पर इमदादी सामान का 1000 टन से ज़ायद का सामान KPT कराची से रवाना हो चुका है। और इमदादी जहाज़ की रवानगी के मौके पर
तुर्की के कौंसल जनरल जमाल संगू और पाक बहरिया की आला क़यादत ने शिरकत की है। और दोनों ममालिक जो हैं मुतासरा, उनके लिए भेजे गए जो इमदादी सामान है उसमें हज़ारों की तादाद में सर्द मौसम से बचाव के लिए खैमे मौजूद हैं, कंबल है, खुश्क राशन है, अद्वियात है, इसके अलावा गर्म कपड़े हैं क्योंकि अभी सर्दी मौजूद है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जनरेटर्स भी शामिल हैं। और पाक बहरिया की इमदाद की ये जो खेप है, नसर जहाज़ 14 रोज़ के बाद अपना सफ़र मुकम्मल करके, बहरी सफ़र मुकम्मल करने के बाद अपनी मुकर्ररा मनाजिल पर पहुंचेगा। और अफवाज पाकिस्तान और NDMA की काविशें ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम जितनी हमारी हैसियत थी, जितनी तौफीक थी, हम कर चुके हैं। बहुत सा इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है अपने बहन भाइयों के लिए, क्योंकि तुर्किया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनकी एक तारीख रही है, दहाइयों पे मुश्तमिल ये ताल्लुकात हैं। हम एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हैं, हमेशा तुर्की हो या पाकिस्तान हो, एक दूसरे के दुख में, दर्द में, परेशानी में जरूर शामिल होते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एफर्ट थी पाकिस्तान की तरफ से, जो अभी तक इसका सिलसिला जारी है, और जब तक रिहैब का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता, इंशाल्लाह पाकिस्तान बढ़ चढ़कर आगे इसमें हिस्सा लेता रहेगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली। और ये सिलसिला इस तरीके से होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि हमारे किसी भाई को हमारी मदद होती है, किसी दोस्त को होती है, और आपको जिससे मोहब्बत हो तो उसका दुख आपको महसूस होता है। इसी तरीके से जब एक कौम दूसरी कौम से मोहब्बत करती है, और फिर हम लोग सब उम्मत मुस्लिमा है और मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है कि कहीं पर भी दर्द होगी तो वो महसूस होगा, और यही महसूस हमारी कैबिनेट को हुआ, यही अफवाज पाकिस्तान, और इसी के सिलसिले में ये मदद का सिलसिला जारी और सारी, और अल्लाह इस प्यार को बरकरार रखे। आमीन आमीन। कितनी अच्छी बात आपने की नजम, कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और ना सिर्फ हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं बल्कि खेलों से भी मोहब्बत करते हैं। जब खेल की बात होती है तो PSL का 8वां जो सीजन चल रहा है उसके लिए बड़ी क्यूरियोसिटी होती है रोज के, आज कौन सा मैच होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो एक दिन का आराम जो है वो ठीक हो चुका है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो अब आज मैच होने वाला है, रावलपिंडी में मुकाबलों का आगाज़ होगा। 17th मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी, और शाम 7 बजे ये मैच शुरू होना है, जो PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। और ये जो इवेंट है इसमें दोनों टीमें इससे पहले एक मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने 2 रन से कामयाबी हासिल की थी, और PSL में मजमूई तौर पर पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स 18 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं, और पेशावर ज़ल्मी ने 13 जबकि कराची ने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। लेकिन आज का जो मैच है वो डिफरेंट इसलिए भी होगा कि पिच डिफरेंट है, पिंडी में मैचेस होने वाले हैं, इससे पहले दूसरे शहरों में हो रहे थे। तो लेट्स सी कि आज कौन जीतता है। आपकी पिंडी वालों निकल आओ बाहर, और टिकट्स जिन लोगों ने खरीद ली हैं वो तो बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं खरीदी वो बाहर निकलें और जाके टिकट्स खरीदें। मेरा ख्याल है आज टिकट का सिलसिला जारी होगा, बिल्कुल, या आपको जैसे भी जो भी सूरत हाल मिलती है जरूर जाए मैच देखने के लिए, और थोड़ा सा कॉपरेट करें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी, हमारी टीम्स के साथ भी। आई नो जब एक शहर में इस किस्म का सिलसिला शुरू होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, लेकिन ये सब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, खेलों को प्रमोट करने के लिए है। और जब हम लोग खेल की बात करते हैं तो फीफा की बात क्यों ना हो और कैसे ना हो, ये हो नहीं सकता। सो फीफा जो फाउंडेशन है, फीफा ने साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ियों का जो है ऐलान कर दिया है, और इस हवाले से अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी अगेन दूसरी मरतबा ये अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं बेहतरीन खिलाड़ी का, जबकि मेसी ने मुकाबले पर मौजूद फ्रांस के किलियान मबापे और क्रेम बेंजेमा को मात दी है। इसके साथ साथ स्पेन की एलेक्सिया पोर्टेस साल 2022 की बेहतरीन खातून खिलाड़ी करार पाई हैं, और साल के बेहतरीन कोच अवार्ड अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कॉलोनी के नाम रहा है। जबरदस्त, ये तो आपने बता दिया कि फीफा के मैदान में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ और खेलों में भी हम कामयाबियां समेट रहे हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं, और वहाँ पे हम कितना अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि दूसरे सोचें हम फीफा से भी ज़ाहिर है बहुत से लोग मोहब्बत भी करते हैं, देखते भी हैं, कोई रोनाल्डो का फैन है, कोई मेसी का फैन है, लेकिन पाकिस्तान में जो बड़े बड़े फैंस हैं उनका तो भी हमने बताया ही नहीं है जनाब। मैं बात कर रही हूँ सालार महसूद की, जिन्होंने कार्ट व्हील्स में 25 का रिकॉर्ड तोड़ के 26 कार्ट व्हील्स करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, और गुज़श्ता साल 17 नवंबर को पहले ये रिकॉर्ड कायम हुआ था, जिसे अब जो है वो मंजूर कर लिया है। सालार महसूद ने जो रिकॉर्ड बनाया उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रजिस्टर कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और 63 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इरफान महसूद के शागिर्द हैं सालार महसूद। क्या बात है, और ये रियल पिक्चर ऑफ पाकिस्तान है। Exactly. मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि महसूद बरादरी का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। वो वजीरिस्तान जिसने बहुत अरसा दहशतगर्दी के नीचे जो है वो वहाँ के बच्चे पले बड़े, वहाँ पर एजुकेशन की जो सूरत हाल थी, लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन हुए और पाक फौज वहाँ पर पहुंची, और उसके बाद दोबारा से जब काम शुरू हुआ रेस्क्यू का, फिर वहाँ पर स्कूल्स भी बने, हॉस्पिटल भी बने, उन लोगों की जिंदगी बेहतर हुई।
मेरे अपने महसूद कबीले से दोस्त हैं और ये लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं No और doubt, सख्त no जान doubt. होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, और वो नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया No है। doubt. एट द एंड ऑफ द डे वजीरिस्तान का नाम नहीं आता, एट द एंड ऑफ द डे बलूचिस्तान का नाम नहीं आता, नाम आता है तो पाकिस्तान का आता है। और ये Exactly. पूरा पाकिस्तान एक है, यकजान है। Exactly, और तरीके यही से हमारी असल पाकिस्तान identity की है। इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे सितारे हैं, चाहे हमारे मर्द हजरात हों चाहे हमारी खवातीन हो। और खवातीन में जब हम लोग क्रिकेट टीम का जिक्र करते हैं तो एक नाम उभर कर सामने आता है, वो हैं बिस्मा मारूफ, पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान। और उन्होंने इस्तीफा दिया था जिसको मंजूर कर लिया गया है। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की जानिब से कहा गया है कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहती हैं बिस्मा मारूफ, इसलिए वो खेल अपना जारी रखेंगी रिटायर होने के बाद भी। और अब फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है बिस्मा मारूफ का इस्तीफा। बिस्मा मारूफ पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त नाम। विमेन क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, वैसे तो हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए जब भी बात करते हैं तो हम बिस्मा मारूफ को भी मेंशन करते हैं, हम सना मीर को भी मेंशन करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये चमकते दमकते सितारे जो हर जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। तो बहुत सारे फैंस जो हैं वो थोड़े से दुखी भी होंगे कि बिस्मा मारूफ ने रिज़ाइन किया है। एनीवेज, क्योंकि आज का दिन बहुत से हवालों से अहम है, 1 मार्च है आज वैसे तो वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन डे भी है, यानी आपने तखसीस का खात्मा करना है। मर्दों की बात हो, खवातीन की बात हो, आपने किसी भी किस्म की तखसीस नहीं रखनी। डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो जेंडर की हो, चाहे वो काम की हो, किसी भी चीज़ की हो, अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन आज का दिन इसलिए भी अहम है कि आज समंदरी घास का दिन मनाया जा रहा है इंटरनेशनली। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और समंदर पाकिस्तान में मौजूद है। वैसे पाकिस्तान इतनी रिच कंट्री है, वसाइल से माला माल है। आप बलूचिस्तान से लेके कश्मीर से लेके आप जिस तरफ चले जाए, हमारे नॉर्दर्न एरियाज कितने खूबसूरती से माला माल, वसाइल से माला माल, कितना पोटेंशियल है यहाँ पे जिसको हम अभी आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर कर भी रहे हैं। और बहुत से फाइनेंशियल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। और फिर जब समंदरों की बात करते हैं तो ब्लू इकोनॉमी एक पूरा सब्जेक्ट है। ब्लू इकोनॉमी को हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, किस हद तक हम उसको टैप कर चुके हैं और कितना अभी करना है, ये सारी चीज़ें भी। और फिर स्पेसिफिकली जब हम समंदरी घास की बात करें तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, सैयद जहांगीर अली ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सी ग्रास फूलदार समंदरी पौधे होते हैं जो दुनिया भर में समंदर के अंदर पाए जाते हैं। ये पौधे आबी हयात की खुराक का अहम जरिया हैं और इन्हें मस्कन फराम करते हैं। इस दिन को मनाने का ऐलान 22 मई 2022 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने श्रीलंका की जानिब से समंदरी माहौल में समंदरी घास के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देने के लिए मंजूर करदा क़रारदाद के बाद किया था। सी ग्रास समंदरी माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अंटार्कटिका के अलावा समंदरी घास की मुख्तलिफ इक़साम दुनिया भर में साहिली पट्टी पर पाई जाती हैं और ये अहम माहौलियाती, समाजी और इक़्तिसादी फ़वाइद भी फराहम करता है। ज़्यादातर पौधों की ज़िंदगी अब भी पानी के अंदर पाई जाती है। मछली, कछुए और यहाँ तक के शार्क भी समंदरी घास से अपना रिज़्क़ हासिल करते हैं। सी ग्रास तिजारती तौर पर काश्त की जाने वाली मछलियों के लिए नर्सरी के मस्कन के तौर पर भी काम करती हैं और इसके रहने वाले माहौल के पानी के मयार को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। दुनिया में तकरीबन 36 बिलियन US$ एनुअल कंट्रीब्यूशन है कोरल रीफ की थ्रू इको टूरिज्म से। अंडर वाटर जो इकोसिस्टम चल रहा है ना, वो एक उसको कह सकते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर। उसके लिए छोटे लेवल पे जिस फाइटोप्लैंक्टन फिर उनको जो है छोटी छोटी खाती हैं, फिर एक साइकिल चलता है और लास्ट पे जाके शार्क्स तक ये पहुंचता है। तो वो अगर कहीं एक भी डिस्टर्ब हो जाए तो वो पूरे का पूरा आपका साइकिल फूड चेन वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस वक्त दुनिया में समंदरी घास की 72 रिकॉर्ड शुदा इक़साम हैं जो 59 ममालिक में तकरीबन 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित हैं। मौसमियाती तब्दीली के साथ समंदरी ज़िंदगी और इसके माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने में कार्बन के ज़खायर के तौर पर सी ग्रास का किरदार आज बहुत ज़्यादा अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इतना माला माल किया गया है खुदा की तरफ से। हम लोग कोयले की तरफ देखें, नमक की तरफ देखें, पहाड़ हमारे पास मौजूद हैं, सहरा मौजूद हैं, दरिया मौजूद हैं, नदी नहरों का निज़ाम मौजूद है, समंदर जैसी नेमत मौजूद है, हमारे पास ज़मीनी मौजूद है रास्ता, हमारे पास इतनी खूबसूरत किस्म की यहाँ पर कल्चर की कैफियत हम लोग देखें वो मौजूद हैं। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। 4 मौसम हमें दिए हैं, वरना ऐसे मुल्क जो इस वक्त कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक, उनके पास एक एक मौसम या 2-2 मौसम पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन
तमाम नेमतों का ना शुक्र अदा करना चाहिए, और जब तक हम लोग शुक्र नहीं करेंगे अल्लाह हमें मजीद चीज़ों से नहीं नवाजेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक और अब जो है हम लोग बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की खबर की तरफ, और टेक्नोलॉजी में ये खबर है कि एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने ये बताया है कि हाल ही में उन्होंने मसनूई जहानत के तौर पर एक तैयारे को 17 घंटे की फ्लाइट पर उड़ाया है, और ये एक टेक्निकल तरबियती तैयारा उड़ाया गया जिसमें कंपनी की जानिब से जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि मसनूई जहानत की मदद से टेक्निकल तैयारा उड़ाया गया हो। टेक्निकल तैयारा उड़ाया जाना ये पहली बार हुआ है, और मसनूई जहानत का इस्तेमाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से ये मुमकिन हो पाया। मसनूई जहानत ने वेरिएबल इन फ्लाइट सिमुलेशन टेस्ट एयरक्राफ्ट चलाया जो दीगर तैयारों की कारकर्दगी की खुसूसियात की नकल कर सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तरक्की कर रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, तो चैट जीपीटी एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं, अक्सर इस पे बात होती है। इसका इस्तेमाल रिसर्चेस के लिए भी हो रहा था, बहुत बड़े बड़े कामों के लिए हो रहा था, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरी नज़र से गुजरी वो ये थी कि जनाब आपका चालान हो जाए, माफ़ी के लिए आप चैट जीपीटी से कंसल्ट करें, माफ़ी नहीं ना तो ज़रूर उसमें कंसेशन हो जाएगा तकरीबन। तो ये हुआ है बरतानिया में। एक रहायशी ने नेशनल कार पार्क्स की तरफ से 100 यूरोस का जो पार्क फीस का चालान था उसके लिए उसने चैलेंज करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, रिक्वेस्ट किया कि उसका जुर्माना माफ़ किया जाए, कुछ रीज़न सामने रखी। चैट जीपीटी की तरफ से जो तैयार करदा अपील थी उसमें लिखा गया था कि ड्राइवर की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि ड्राइविंग के हवाले से कवायदो ज़वाबित से आगाह हूँ, लेकिन मुझे कभी भी जुर्माने का पहला नोटिस नहीं मिला, इसलिए बर वक्त जुर्माना अदा करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद नजम क्या हुआ? इसके बाद ये सिचुएशन हुई कि जी उनका जुर्माना कम करके सिर्फ और सिर्फ 15 यूरो का जुर्माना कर दिया गया। 100 यूरो से 15 यूरो तक का सफर। देखिए कितना ये सिर्फ और कंसेशन सिर्फ हुआ। चैट जीपीटी की वजह से है, और चैट जीपीटी क्या कमाल कर रहा है दुनिया में। जिस तरीके से मैंने तो पहले भी बोला था, ये बात मेंशन की थी, कभी उससे आप लोग लेटर एक लिखवा के देखें, जीरो प्लेजरिज्म आपको देगा और क्या ही सूरत हाल आपको बताएगा। और मजे की बात पता है क्या नजम, कि हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा स्कूल से लेट हो जाए तो वो एक उसको थोड़ा सा जुर्माना होता है, कोई भी गलत काम करते हैं जुर्माना होता है, तो हमारे बच्चों ने अब इस तरह भी जुर्माने माफ कराने शुरू कर दिए। चैट जीपीटी के हवाले से आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, और तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो जरूर इसको पढ़ें, उनको बहुत मददगार साबित होगा ये चीज़। आज पाकिस्तान में जिस तरीके से दुनिया भर में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन का भी जिक्र किया, समुद्री घास का जिक्र किया, उसी तरीके से हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक सितारा जो कामयाब फिल्म साज भी थे और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर भी थे और अदाकार भी थे, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के रांझा और रोमानवी अदाकार एजाज दुरानी के हवाले से। आज उनकी दूसरी बरसी मनाई जा रही है, और इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है अस्का मकसूद ने, आप लोग वो देखें। बरसगीर पाको हिंद की रोमानवी दास्तान हीर रांझा को अमर करने वाले एजाज दुरानी ने अपनी जिंदगी का निस्फ से जायद हिस्सा फिल्म इंडस्ट्री को दिया, और उन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के चंद जाज़िब नज़र, मकबूल और खूबसूरत अदाकारों में शुमार किया जाता है। एजाज दुरानी 1935 को जलालपुर जट्टा में पैदा हुए। हदायतकार मुंशी दिल की फिल्म हमीदा में वो बतौर साथी अदाकार मुतारिफ हुए। 1957 में पहली बार फिल्म बड़ा आदमी में बतौर हीरो अपना जलवा दिखाया, मगर जिस फिल्म ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया वो हीर। उन्होंने शानदार फिल्मी करियर के दौरान 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। कभी सूरत भी देखी है अपनी? हाँ, तेरी आंखों में जो देख रहा। उनकी मकबूल फिल्मों में हीर रांझा, जरका, शहीद, जवानी मस्तानी और फरिश्ता समेत दीगर फिल्में शामिल हैं। दोस्ती और शोले जैसी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देने वाली फिल्में बहैसियत फिल्म साज एजाज दुरानी के क्रेडिट पर हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों से मुतासर हुआ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, उनमें एक सरे फहरिस्त एजाज दुरानी साहब थे। इसीलिए कि वो आर्टिस्ट अच्छे थे, इसलिए कि वो प्रोड्यूसर बहुत अच्छे थे, और एजाज दुरानी एक शाहकार प्रोड्यूसर थे। उन्होंने सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सोने मेवाल, मिर्ज़ा जट और कैसी कैसी क्लासिक फिल्में बनाई। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, मैंने उनके लिए फिल्म शोले लिखी। एजाज दुरानी को बेहतरीन अदाकारी पर
बे शुमार अवार्ड से भी नवाजा गया। एजाज दुरानी 1 मार्च 2021 को लाहौर में जहान फानी से कूच कर गए। लोग रुखसत हुए और लोग भी कैसे कैसे, ऐसे बेशुमार नाम है जो हमारे दरमियान अपने काम की वजह से जिंदा रहेंगे और उनका काम हमेशा सलामत रहेगा और हम उससे इस्तेफादा करते रहेंगे। एनीवेज कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आइडियल सिचुएशन क्या होती है ना, जब कि हम जू में जाते हैं, जानवर पिंजरे में होते हैं, है ना, और हम बाहर से देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे जू के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे काम उल्टा होता है, यानी जानवर खुले फिर रहे होते हैं, इंसान पिंजरे में होते हैं, पिंजरे के साथ गोश्त बांधा जाता है और शेर उसके ऊपर झपटते हैं। तो सोचे वो कैसा खौफनाक मंजर होता है। ये हम आपको दिखा भी रहे हैं कि शेर झपट रहे हैं पिंजरे के ऊपर, इंसान अंदर बंद होते हैं। जानवरों को आज़ादी है कि घूमे फिरें, झपटे, और इसकी रीज़न ये होती है कि आप जानवरों को करीब से देख सकें। आपको पता लगे ना कि शेर जब ऐसे खूनख्वार होता है, मुंह खोलता है, तो कैसा लगता है, आपको फील आनी चाहिए। वैसे मुझे ये है कि मेरे नज़दीक ये बिल्कुल ठीक एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। आप क्यों बच्चों को डराना चाहते हैं? नहीं, बच्चों को डराने की बात नहीं है। हम लोग जब जानवरों को कैद करते हैं तो उनको, उनकी ना ये नेचर नहीं है। वो जंगल में घूमने वाली एक आज़ाद खुदा की तरफ से मखलूक बनाई हुई है। तो उनको हम लोग कैद जब करते हैं तो एक बहुत लिमिटेड एरिया हो जाता है। तो ये उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि आप लोगों ने तो सिर्फ चंद मिनटों के लिए देखने जाना है ना, तो आपके लिए गैलरीज बना दी जाएं कि आप लोग उनको देखें और फिर वापस आ जाएं। लेकिन उनके पास एक बड़ा स्पेस एरिया होना चाहिए कि वो जहां पर भी घूमें, उछले, खेलें, कूदें, और इस तरीके से उनकी एक अपनी प्रीमिसेस होनी चाहिए। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि जिस तरह छोटा सा केज बनाया गया है ना, और जानवर, आपको पता है शेर कितना खूनखार होता है, वो चीर फाड़ सकता है इंसानों को, और जितने वो करीब जाता है बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, लेट सपोज अगर वो बच्चा हाथ आगे कर दे, खुदा ना खास्ता उसका हाथ जानवर खा जाए तो क्या होगा। अल्टीमेटली वो जानवर है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसको अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए बेहतर सोल्यूशन, सेफेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि करीब आने वाली सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनके पास ज्यादा स्पेस होनी चाहिए जानवरों के स्पेस पास। होनी चाहिए। अच्छा, जब हम लोग जू का जिक्र करते हैं तो एक और जू के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में चिड़ियाघर से एक रीछ है जो बार बार फरार हो जाता है। हाँ। अपने पिंजरे को खुला छोड़ के, या पता नहीं अपने पिंजरे से कैसे फरार होता है, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ये एक इंडियन नस्ल का रीछ है जिसका नाम बीन है। हाँ, भालू है ये, और एक माह में 2 मरतबा ये अपने पिंजरे से फरार हो चुके हैं, और इसका तरीका वारदात गैर मामूली भी है। इससे पहले वो 1 घंटे के लिए अपने पिंजरे से बाहर निकला था और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा था। मैं सोच रही थी बड़ा आवारा किस्म का रीच है, भालू है, मतलब हर बार भाग जाते हैं। वैसे भालू के बारे में कहते हैं कि बहुत सारी मिथ्स मशहूर है। क्यूट सा होता है, क्यूट होता है, लेकिन बहुत खौफनाक होता है, बहुत खूनखार होता है। मतलब जितना क्यूट भालू हमें बच्चों के खिलौनों में लगता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं होता। और आपने सफेद रीछ देखा है? नहीं मैंने, हाँ खूबसूरत होता है, मैंने बिल्कुल देखा है। वो बर्फानी इलाकों में होता है, बहुत प्यारा होता है, बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा, अब मैं आपको 2 ऐसी जुड़वा बहनों के बारे में बताती हूँ। नॉर्मली हमारा क्या परसेप्शन होता है कि 2 जुड़वा बच्चे जो है वो एक जैसे दिखेंगे, उनकी हाइट, फिजिक, शक्ल सब एक जैसी होगी, कोई 19-20 का डिफरेंस होगा माइनर सा। लेकिन जापान से ताल्लुक रखने वाली ये 2 जुड़वा बहनें ऐसी हैं जिनके कद में जमीन आसमान का फर्क है, यानी तकरीबन 2 फुट 5.5 इंच का डिफरेंस है, जो इन दोनों को बिल्कुल डिफरेंट दिखाता है। और जाहिर है हाइट का डिफरेंस होने की वजह से उनके चेहरे के कद-ओ-खाल भी और ओवरऑल वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, लगता नहीं है कि वो जुड़वा है। हाँ जी, ये 2 बहनें हैं, और जिसमें यूशी और मिशी इनका नाम है। यूशी का कद 162.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 4 इंच, और मिशी का कद 87.5 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट 10.5 इंच है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा फर्क है। लेकिन इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम इसी हवाले से मेंशन करवा लिया है कि 2 जुड़वा बहनें भी हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम से जुड़वा है, नाम के अलावा जुड़वा जैसे बिल्कुल भी इनके ना फीचर्स ना हाइट में कोई भी चीज है। सही बात है। हम लोग जिस तरीके से जिक्र करते हैं अच्छी अच्छी खबरों का, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया से देते हैं, वैसे ही हमारी ये कोशिश है कि हम लोग अपने माशरे की तरफ भी ज़रा तवज्जो दें। और माशरे की तरफ जब हम तवज्जो देते हैं तो एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी है, और एजुकेशन में भी हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और पॉजिटिविटी को ही फरोग देते हैं। शिद्दत पसंदी को कंट्रोल कैसे करना है थ्रू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, और खास तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी के ऊपर कैसे हम लोगों ने ना बिल्कुल कट ऑफ लगाना है। हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां मौजूद हैं, उनको प्रमोट हम लोग करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे और अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ाएंगे आगे। हमारे साथ रहें।
भाग जाओ, अपने घर जाओ, चलो। मेरी नसीब ऐसे कहाँ कि मैं बच्चों को गोदों में खिलाऊं। अम्मा ये क्या कह रही है? कौन है ये दूल्हा भाई? ओहो, नजर नहीं आ रहा, बच्चा है। मैंने कब कहा कि मेंढा है? कि तुम्हारा कौन है? मतलब पापा। खुदा के लिए कहते हो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ऐसा बच्चा तो कोई मुफ्त में भी ना ले, और आप 20 लाख रुपए दे रहे। देखिए वो जैसा भी है मेरा सब कुछ है। लगता है हर जगह बच्चे का सीजन चल रहा है। मैं सीजन बच्चा नहीं हूँ। लड्डू में हड्डी। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा एक टॉपिक जिस पे हम डेली बात करते हैं और इस पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम इस बेराह रवि को, इस एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल कर सकें, हम इस पे काबू पा सकें जिस हद तक हो सके। एक ऐसी बीमारी की तरह है जो सरायत करती जा रही है माशरे में। हमें इसको रोकना है एट अर्लीस्ट। जब हम अपने मज़हब की बात करते हैं ना, इस्लाम की, तो एक ऐसा मज़हब है जो आफाकी मज़हब है, जिसको हम दीन रहमत कहते हैं तमाम जहानों के लिए। दीन इस्लाम सिर्फ मुसलमानों को मुखातिब नहीं करता, तमाम इंसानों को मुखातिब करता है। और तमाम इंसानों के लिए इसमें मैसेज है ना नजम, कि आपने प्यार मोहब्बत से रहना है, आपने दूसरों को बर्दाश्त करना है। और कितनी ही आयात इस पे अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, बाहमी रवादारी को फरोग दें, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे को एहतराम दें। फिर हुकूक रखे गए, आपके हमसायों के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, आपके रिश्तेदारों के हुकूक। हुकूकुल्लाह में माफ़ी की गुंजाइश है अगर आप माफ़ी मांगे। हुकूकुल इबाद में तब तक माफ़ी नहीं होती जब तक वो इंसान आपको माफ़ ना कर दे। तो हम कैसे भूल जाते हैं कि हमारे साथ रहने वाले, बसने वाले लोगों के हुकूक क्या है, या हमारे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या हमारे माशरे में इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, हम उनकी ज़रूरियात का ख्याल ना रखें। हम अगर हमारे इर्द गिर्द कोई भी बच्चा गली मोहल्ले में ऐसा है, अगर हम जानते हैं कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि नहीं होना चाहिए, जो बुराई की तरफ उसको लेके जा रही है, हम कैसे उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, हम कैसे उसकी फैमिली को नहीं बताएंगे, हम कैसे उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर तो हमारी इखलाकी जिम्मेदारी कहीं बहुत पीछे रह गई। नो डाउट, नो डाउट। और यही आपकी माशरे की इखलाकी जिम्मेदारियां हैं जिनको आपने ज़रूर अदा करना है। आप जो इबादत समझते हैं ना, तो इबादत आप अल्लाह से जो करते हैं वो अपने लिए है। आप अपने आप को, क्योंकि खुदा ने जो इबादत रखी है उसको तो इबादतों की ज़रूरत नहीं है, ये उसने आपके लिए ही बेशक रखी है। लेकिन आप जब किसी और की मदद करते हैं और किसी और के लिए जीना बहुत मुश्किल होता है। और ये एहसास ज़िम्मेदारी कैसे पैदा होगी, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में वाइस चांसलर रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहतरमा डॉक्टर अनिला कमाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी तबीयत है? ठीक है मैम? सबसे पहले तो ये जिक्र कीजिएगा कि हम लोग एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करने के ऊपर बात कर रहे हैं, इंतहा पसंदी, नफ़रत, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं, पहले भी प्रोग्राम्स में करते आए हैं। लेकिन ये डेफिनेशन के तौर पर अगर देखा जाए और एक आम अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो इंतहा पसंदी होती क्या है? देखिए, इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज़म जैसे आपने कहा है, वो एक्चुअली वो ये है कि कोई भी चीज़ उसके को एतदाल में रखना चाहिए। जब आप एतदाल से आगे बढ़ते हो तो वो एक्सट्रीमिज़म क्या, वो दोनों एंड पे हो सकती है। जैसा हकीम लुकमान ने कहा था कि हर चीज़ जहर है अगर आपने उसको मखसूस मकदार से ज़्यादा खा रहे हो। तो वही चीज़ है जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जी हम लोग क्यों नहीं बताते मोहल्ले में कि जी कोई बच्चा बिगड़ रहा है, ये क्या है। वो यही बात है कि हमारे में टॉलरेंस नहीं रही है। हम लोग ये टॉलरेट ही नहीं कर सकते कि हमारी औलाद के ख़िलाफ़ कोई बात गलत करे। अब औलाद, पहली बात है, पहला सवाल ही कि औलाद गलत काम करती ही क्यों है। उसकी वजह ये होती है कि एक बड़ा आम फहम, एक आप कहें कि इम्प्रेशन है कि जी हमारे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे उस्ताद उनको ये चीज़ें नहीं सिखा रहे, जबकि एक्चुअल में तरबियत जो है वो आपके घर से होती है। और अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स स्टार्ट लें, और स्टार्ट क्या है, इवन मैं आपको कहूँ कि जब इन्फेंट है उस वक्त भी बच्चे में अगर उसको टाइम से पेरेंट्स उसकी नीड पूरी नहीं करते, लाइक उसको टाइम से फीड दें, टाइम से डायपर चेंज करें, तो बच्चे में ट्रस्ट टुवर्ड्स द पेरेंट होता है।
اگر آپ پیرنٹ وہ کام بھی نہیں کرتے تو بچے کو کیا پتا ہے کہ بچہ جب تک میں شور نہیں مچاؤں گا مجھے وہ چیز نہیں ملے گی. سو اس طرح کر کے آہستہ آہستہ یہ چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں. اور پھر پیرنٹس کے بعد پھر جب وہ اسکول میں آتے ہیں تو ہمارے اسکول میں بھی اس وقت ٹیچر کے پاس اتنا ورک لوڈ ہے کہ وہ انڈیویجول اٹینشن نہیں دے پاتا. الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے وہ سیکھ رہے ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں, اور سوشل میڈیا کو آپ کو پتہ ہے وہ تو بالکل نان سینس, اینی تھنگ کین بی سین ان سوشل میڈیا. ڈاکٹر نیلا, ایک کریٹیسزم بہت زیادہ ہوتا ہے خواتین پہ, بینگ ویمن, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان کے بچوں کو اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر نکالتی ہیں تو ان کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو پاتی, کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے, یہ بھی ایک آپ یہ سمجھو کہ متھ یا اسٹیریوٹائپ ہے ایکچوئل میں. بلکہ میں نے کیونکہ میں نے کافی کام کیا جینڈر میں پاکستان میں اسپیشلی, اور اس میں یہ ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہے وہ جتنا ٹائم دیتی ہوں بڑا کوالٹی ٹائم دیتی ہیں اپنے بچوں کو, کیونکہ ان کے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے کہ جی میں اتنے گھنٹے اپنے بچے سے دور رہی ہوں تو اب مجھے فل اٹینشن ان کو دینی ہے. ان اگینسٹ ٹو دیٹ موسٹ آف دا ٹائم جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ چونکہ بچے ہر وقت ان کے سو کال اوپر سر پہ سوار ہوتے ہیں تو وہ اریٹیبل زیادہ جلدی ہو جاتی ہیں. وہ شکر کرتی ہیں گھر سے باہر بچے نکلیں کسی طرح. سمر ویکیشن میں بہت پریشان ہوتی کہ بچے اب گھروں میں ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے, یہ غلط امپریشن ہے. اور پھر ظاہر جو ورکنگ وومن ہے وہ زیادہ رسپانسیبل ہے, وہ زیادہ ٹائم مینجمنٹ کر سکتی ہے, وہ گھر بھی سنبھالتی ہے. ہماری پاکستانی خواتین جو ہیں وہ گھر بھی دیکھتی ہیں, ناٹ لائک دا ویسٹرن کنٹریز کے جیسے مرد آپ کا گھر کے کاموں میں ہیلپ کرتے ہیں. میم, معاشرے میں کس لیول پر آپ ایکسٹریمزم کو دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ ارلی سٹیجز پہ ہم لوگ ختم ہونے والی سٹیجز پہ ہیں یا ابھی یہ چل رہا ہے اور ہم کنفیوژن کا شکار ہیں؟ دیکھیں یہ چل رہا ہے اور یہ چلتا, مجھے لگتا ہے کہ دن بدن بڑھ رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ایک بہت اچھا یہ آپ نے جو ایک سیگمنٹ کی ہے کہ لوگ ایٹ لیسٹ لوگ تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں پسند کرتے بلکہ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتا. اب آپ کی وجہ سے شاید لوگ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. دیکھیں کریکٹر بلڈنگ کرنے کی امپورٹنٹ ہے, کریکٹر بلڈنگ کرنا. کریکٹر بلڈنگ کیا ہے, گڈ کریکٹر کیا ہے؟ جب آپ اپنے سیلف سے بیونڈ سوچیں گے. ہم ابھی آپ میں آپ کو میں سن رہی تھی, ہمارے نبی پاک نے بھی یہ کہا ہے نا کہ آپ کتنے ہمبل ہو, آپ کتنے رسپانسیبل ہو, آپ کتنے آنیسٹ ہو. اگر آپ یہ سارے کریکٹرسٹک آپ کے میں اندر آ جائیں گے, ٹالرنس خود ہی ختم ہو جائے گی. جب اپنے سے زیادہ آپ دوسرے کو اہمیت دو گے تو خود بخود معاشرے میں پیس ڈیولپ ہوگا. اچھا, ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ ابھی سمر ویکیشنز بھی آنے والی ہے, تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, تو ماؤں کا ایک پریشانی ہوتی ہے کہ اب بچے پورا دن گھر میں رہیں گے, 24 گھنٹے سر پہ ناچیں گے, تو ان کو اب کہیں ہم نے مصروف کرنا ہے, تنگ آتی ہے, کہیں ٹیوشن پہ لگا دیا کہ سارا دن پڑھے. اب بچوں کو بھی اپنی اسٹڈی سے بریک چاہیے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا برین فریش ہو. ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز کون سی ہو سکتی ہیں جن میں بچوں کو انگیج رکھا جائے, اور یہ جو ہم ٹالرنس ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں اس کے لیے کیا ایکٹیویٹیز پہ بچوں کو لگایا جائے؟ دیکھیں بچے میں اور ینگسٹر میں بہت زیادہ انرجیز ہوتی ہیں. اب ان انرجیز کو آپ نے ایک پازیٹیو وے میں ان کو یوٹیلائز کرنے کی, وہ کیا ہے, وہ سپورٹس ہیں, وہ اچھی ایکٹیویٹیز ہیں. آپ سمر میں ڈفرینٹ قسم کی کلاسز کر لیں, لائک میوزک, لائک اسپورٹس, لائک جو بچے کا انٹرسٹ ہے اس کے اکارڈنگلی آپ بچے کو آکوپائی کریں. اور اس میں کوئی بہت ایکسپینسو بھی نہیں ہے, یو کین گیٹ آل دیس, ہر کلاس کے لوگوں کے لیے اس میں اپرچونیٹیز ملی. اور کچھ نہیں تو آپ اگر ایک محلے کے بچوں میں بھی آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کن بچوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, باہر بھی وہ بچے کھیلیں, ان کا الاؤ کریں اگر ان کی کمپنی اچھی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ پروموٹ کرنا چاہیے بچوں کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کو. جب ہم لوگ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں وہیں پر ایجوکیشن کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور وہیں پر انفارمل ایکٹیویٹیز میں کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز نا فزیکل ہوتی ہیں اور کچھ مینٹلی ہوتی ہیں. جی بالکل. اب مجھے کیا لگتا ہے کہ فزیکل پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگ اپنی نیڈ پوری کر لیتے ہیں, دوستوں کے ساتھ جا کے بچے آبویسلی کھیلتے ہیں, سبھی بچوں کا کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اور بچوں کو نہیں روکنا چاہیے. وٹ آئی بلیو کہ ان کو ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دینا چاہیے دن میں کھیلنے کے لیے. لیکن مینٹل ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, مینٹل ہیلدی ایکٹیویٹی آپ کس کو کہو گے؟
لائک بک ریڈنگ ہو سکتی ہے، ڈیبیٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس سب سے بہتر جو میں سمجھتی ہوں جو وچ گیو اے پرسن سیٹسفیکشن ود ان دا سیلف، وہ یہ ہے جیسا بھی کچھ سالوں میں پتہ نہیں آپ کو شاید یہ پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کورس بی ایس کے اسٹوڈنٹ کے لیے انٹروڈیوس کرایا جیسے وہ کہتے ہیں ایکٹیو سٹیزن شپ. اس میں کیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ ریگارڈ لیس کہ وہ جس بھی ڈسپلن میں ہے اس نے جا کر کمیونٹی سروس کرنی ہے. اب وہ اگر فزکس کا ہے تو فزکس سے ریلیٹڈ کمیونٹی سروس کرنا ہے، سوشیولوجی کا سوشیولوجی سے ریلیٹڈ کمیونٹی سروس کرنا ہے. تو بچوں کے انٹریکشن ود کمیونٹی اور ان کے لیے وہ کچھ کریں گے، وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہے نا، اف یو گیو سم ون ہیپینس، اس سے زیادہ اچھا میں سمجھتی ہوں کوئی اور. میم ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وہ سوال اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کی ہے ویمن یونیورسٹی. سو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ کچھ جینڈر میں بھی نظر آتا ہے کہ میل پرسپیکٹیو میں زیادہ ہو یا فیمیل پرسپیکٹیو میں زیادہ ہو؟ دیکھیں ایگریشن جو ہے وہ ہوتی جو دونوں جینڈر میں، کس طرح وہ اس کا آؤٹ لیٹ کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مرد جو ہیں وہ تھوڑا فائٹ کر لیں گی، عورتیں جو وربلی اس کو ایکسپریس کرتی ہیں، ہوتا دونوں میں ہے، لیکن چونکہ فزیکل فائٹ از ویزیبل ٹو ایوری بڈی تو لگتا ہے کہ جی سارے مرد ہی ایسے ہیں. اچھا ڈاکٹر نیلا، ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے جب ہم انتہا پسندی ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں، جو سوسائڈ بامبرز ہوتے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں، آلدو ان کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے لیکن موجود ہوتی ہیں، اور جس طرح کی ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی خواتین کی انوالومنٹ ہم نے دیکھی. ہمارے معاشرے میں تو خاتون کو ساتھ پردوں میں رکھا جاتا ہے، ان کا ایکسپوجر اس طرح کے لوگوں سے عام طور پہ نہیں ہوتا. پھر وہ کیسے پہنچ جاتی ہیں ایسے گروپس تک، یا ایسے گروپس ان کو کیسے ایکسیس کر لیتے ہیں، اور نارملی پڑھی لکھی عورتوں کو بھی اس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ لیکن دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو بینگ اے سائیکالوجسٹ برین واش تو لوگوں تک کیا جاتا ہے، لوگ برین واش ہوتے ہیں اور ایک ٹرانس میں ہو کر بھی کر سکتے ہیں، بٹ موسٹ آف دا ٹائم ان کو یا تو لالچ دی جاتی ہے کہ تمہیں یہ فائدے پہنچائے جائیں گے تمہاری فیملی کو، یا تھریٹ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گی تو یہ ہوگا. یہ تین چیزیں جو کہ موسٹ کامن اس پہ ہے. اب ایک شخص خدا نخواستہ اس موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا تو وہاں پر اس نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے؟ آپ بہت مشکل ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اس موڑ تک آئے کیسے ہو. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہے جو آپ تک. انہوں نے 2 پوائنٹس نکال دیے کیونکہ ہم نے 2 پوائنٹ پہ پہنچے نا اس موڑ پہ آ کے کہ یا آپ کو تھریٹ ہے یا آپ کو لالچ ہے. تو انہوں نے نکالا یا آپ کی مجبوری ہے یا آپ کی ضرورت ہے. جی بالکل. تو میم کوئی بھی مجبوری یا ضرورت ہو اس کو پورے کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہر چیز کا ایک اچھا شارٹ کٹ ہے اور ایک بڑا راستہ ہے، لیکن وہ بہتر ہے. آپ کو پھل اگر آپ تھرو پراپر چینل چلیں گے تو اس میں شاید تھوڑی سی ہرڈلس بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا، بٹ الٹیمیٹلی اللہ کی دعا اگر ساتھ شامل ہو تو وہ آپ کو مل جائے گا. لیکن ہم میں پیشنس نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ میں چیزیں مل جائیں. یہ چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اور اگر کوئی راستے سے بھٹک گیا ہے، اگر کوئی کسی ایسے گروہ تک پہنچ گیا ہے جو نیگیٹیولی کسی بھی نوجوان کی ایبلٹیز کو استعمال کر رہا ہے، کیا واپسی کا راستہ کوئی موجود ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. جیسا میں نے کہا اگر وہ بھٹک گیا، جیسا آپ نے کہا نا بھٹک گیا مطلب یہ ہے کہ اس کو برین واش کر دیا گیا اور وہ اس کے ذہن میں ایک ایکسٹریمزم آ چکی ہے، وہ سمجھ کہ یہی حل ہے. اگر اس کو ٹائملی پکڑ لیا جائے اور اس کو پراپر اٹینشن دی، اور ایکچوئل میں ہوا بھی ایسا، ہم نے کافی لوگوں کو، بہت سے لوگوں نے کنفیس کیا اور واپس بھی آئے ہیں، بہت لوگوں کو آئے، اور کئی لوگوں کو بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ بھی. میم مجھے ایک اور چیز سمجھائیں جو ہم لوگ اکثر نہ بات کرتے ہیں کسی بھی جب ڈیسیجن میکنگ میں دل اور دماغ کے فیصلوں کے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی بھی آئی تھی کہ آپ کے جو برین سیلز ہیں، سوچنے کی صلاحیت جو رکھتے ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے دماغ میں موجود ہیں، لیکن چند ہزار تعداد میں آپ کے دل میں بھی موجود ہیں. اسی لیے آپ کنفیوز ہوتے ہیں اکثر جب آپ فیصلہ کرنے لگتے ہیں. لیکن تیسری چیز ضمیر کی جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اور پھر آتی ہے بات کہ ضمیر آپ کا ملامت کرتا ہے، تو دل دماغ تو سمجھ آ گیا، یہ ضمیر جو ہے یہ کیا چیز ہوتا ہے؟
یہ جو آپ کا کوشچن ہے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اور اس کو مطلب آپ اس میں صوفیزم کی طرف آپ جا رہے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو کیپچر، مطلب آپ کو سائنٹیفکلی ان چیزوں کو یو کی ناٹ میئر دیز تھنگس. یہ پوائنٹ میرے ذہن میں یہاں سے آیا کہ ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا نا جس طریقے سے لالچ ہے، سب کچھ ہے، برین واش کر دیا گیا. جی اب ایک بندہ برین واش ہو گیا ہے لیکن سب کانشیسلی بیک ان دا مائنڈ تو اس کے ہوگا نا. اچھا وہ کیوں ہوگا پہلے تو یہ بتائیے. دیکھیں ضمیر آپ کا کیسے بلٹ ہوتا ہے، دیٹ از اگین دا کریکٹر بلڈنگ. آپ کو ہمارے بہت ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں یہی نہیں پتہ کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. بالکل. تو وہاں پہ تو ضمیر کام نہیں کرے گا. بہت سی کام برائیاں ادھر اس لیے کرے گا adopt کر جب لیتے ہیں کہ آپ سب کو کر رہے ہیں. کبھی نہ کبھی کسی نے چاہے آپ کے والدین چاہے کسی استاد نے آپ کو یہ بتایا تھا یا آپ نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تب آپ کا ضمیر ایکٹو. تو یہ سارا جو ہے نا لرننگ پروسیس تھرو آؤٹ یور لائف چل رہا ہوتا ہے. اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ڈاکٹر نیلا کہ ہم ضمیر کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا انر سیلف جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے غلط ہے ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کیا ویلیوز دی، ہم صرف اس لیے بہت سی اخلاقی برائیاں اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے دوست کر رہے ہیں، معاشرے میں ہم نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہم نے بھی وہ کر لیا، خواہ اس کا تعلق کسی برے کام سے ہو، بری بات سے ہو، بری عادت سے ہو. اسموکنگ ایک بڑی عام سی ہیبٹ ہے لیکن بہت سے بچے اس لیے اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ان کے پیئر سرکل میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسموک کر رہے اٹس اے کلچر. ہیں. ایگزیکٹلی. سو پیرنٹس کو میں ایک آپ کے اس پروگرام کے ریفرنس سے کہوں گی کہ اگر آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ آپ کا بچہ کس کے فرینڈس وہ کون ہے، وہ کس سرکل میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، تو آپ کا بچہ سیف بہتر رہے گا. پہچان لیں گے. تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ. بہت اچھا لگا بات کر کے. نیوز بریک شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے اور پھر ایک نیا ٹاپک اور ایک نیا گیسٹ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. کچھ اب کھیل کی بھی بات ہو جائے کیونکہ بچوں سے متعلق تو ہم نے بہت ساری ان کی کاؤنسلنگ کی بات کر لی، کیسے ان کے بارے میں آپ نے کانشیس ہونا ہے، کیسے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. لیکن بچوں کے لیے کھیل بہت ضروری ہے اور جب کھیل کی بات ہوتی ہے بیس بال اسپورٹس میں ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ اس سے اویئر نہیں ہوتے. بڑا زبردست گیم ہے یہ، کیسے کھیلا جاتا ہے یہ بھی ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے. تائیوان میں ہونے والی ایشین بیس بال چیمپئن شپ کے لیے بھی پاکستان ابھی کوالیفائی کر چکا ہے، تو یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے. ایشین چیمپئن شپ اسی منتھ میں شیڈیول ہے اور یہ بیس بال ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ ایونٹ بھی ہے. تو یہ کھیل بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اس کی گروتھ کے لیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کیسی ہوتی ہے، یہ مطلب ہماری اکانومی میں ایک ایسا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس کھیل کا. بیس بال کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی مینوفیکچرنگ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، جب بنائیں گے تو تبھی اکانومی میں حصہ ڈالیں گے، اور پھر اس میں مٹیریل کیا ہوتا ہے یہ سب آج ہم جانتے ہیں. یہ ہم سب جانیں گے. اور جس طریقے سے سلمان نے ذکر کیا کہ ہم لوگ ایک چیز کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، وہیں پر دوسری بھی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی بیس بال ٹیم نے فروری میں فلسطین کی ٹیم کو ہرا کر ویسٹ ایشیا بیس بال کپ 2023 بھی جیت لیا ہے. اور ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں کرکٹ کا، فٹ بال کا، باکسنگ کا، وہیں پر ذکر ہونا چاہیے ایسی سپورٹس کا بھی جو پاکستان میں بہت کم لیول پر ہیں، ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی فیڈریشنز ہیں نہیں ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ جانیں گے. لیکن خاص طور پر مینوفیکچرنگ جو سلمان نے مینشن کیا وہ بہت اہم مرحلہ ہے. پاکستان اس وقت بیس بال یہاں سے مینوفیکچر کر کے باہر بھیج رہا ہے. سیالکوٹ میں یہ کمپنی موجود ہے اور سیالکوٹ کے اندر ہمارا سیالکوٹ فیفا جہاں پر ورلڈ کپ میں فٹ بال ہمارے بن کے جا رہے ہیں، وہیں پر بیس بال بھی انٹرنیشنلی ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور اسی کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو اس کے مینوفیکچر ہیں لارج لیول پر، اور پاکستان میں واحد مینوفیکچرنگ ہیں جو پاکستان آرمی کے بھی ساتھ کام کر رہے ہیں اور بھی جتنے گروپس بیس بال کھیلتے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں جناب نقاش جٹ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم نقاش بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ آپ نے انوائٹ کیا. بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ سپورٹس کو فروغ دینے کے حوالے سے اور ایک منفرد گیم میں. جی جی. تو آپ کی کمپنی صرف اور صرف بیس بال پہ فوکس تھی یا تھوڑا سا ہسٹری تو بتائیں کمپنی کے حوالے سے اپنا؟ بھائی سب سے پہلے تو ہم جو یہ پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، پاکستان کے واحد بیس بال بیٹس اور بالز بنانے والی ہماری کمپنی ہے جو ہم انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اس کو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس لیول کی ہم چیز بنا رہے ہیں جو یہاں سے امپورٹ پہلے کرتے تھے پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس. اب الحمدللہ یس.
اور اب جو ہے نا الحمدللہ ہم پاکستان مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, سارے ڈپارٹمنٹس ہم سے جو ہے نا اپنا ان کو ہم پروموٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں, ہمارا یہ ویژن ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ بیس بال کھیلا کیسے جاتا ہے, یہ گیم بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ بیس بال ایک بہت مزے کی گیم ہے. اس میں اپنا 15 پلیئرز ہوتے ہیں اور اس میں 4 پلیئرز جو ہے نا گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, جب بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں پلینگ کرتے ہیں 4 ایٹ اے ٹائم. ہاں جی, ایٹ اے ٹائم. ہوم بیسز ایک ہوم ہوتی ہے اور 3 جو ہے نا سرکل ہوتے ہیں, ان کو پورا کرتے ہیں تو ایک ہوم رن لگتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے, سو اس گیم کے اندر 15 کھلاڑی ہوتے ہیں جی, جو 15 دونوں ٹیمز کے یا ایک ٹیم کے؟ ایک ٹیم کے 15 کھلاڑی. ایک ٹیم کے 15 کھلاڑی اور دوسری. تو اس میں کیا, جس طریقے سے کرکٹ میں اوورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ہوتا ہے, وکٹس ہوتی ہیں, اس گیم میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت منفرد گیم ہے کرکٹ سے جو ہے نا اپنا. اس میں جو اپنا یہ جو 3 سٹرائک جب اپنا بیٹنگ پلیئر کو آپ کرواتے ہیں نا تو پھر وہ آؤٹ ہوتا ہے اگر اسے ہٹ نہ لگے. اس کے اندر جو ہے نا اس نے اس کو کھیلنا ہوتا ہے. اور اس میں وہ فل ٹاس بال ہوتی ہے. جی, فل ٹاس بال ہوتی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے, اگر ایک سکور اس کو ہوم رن, ہم کہتے ہیں کہ ہوم رن کیسے ہوتا ہے, ہوم رن جب شاٹ لگتی ہے اور گراؤنڈ سے اڑتا ہوا باہر جائے, ٹھیک ہے, تو پھر ایک سکور ہوتا ہے. اور بہت بڑی گراؤنڈ ہوتی ہے اس کی. اور یہ جو سٹک اس کے لیے یوز ہوتی ہے, یہ کیا لکڑی سے بنتی ہے, پلاسٹک سے بنتی ہے, اس میں کیا مٹیریل لگتا ہے؟ جو انٹرنیشنل یوز ہوتی ہیں نا MLB اور جو انٹرنیشنل جو پروفیشنل بیس بال پلیئرز کھیلتے ہیں, امریکہ, میکسیکو اور یہ کنٹریز جو ورلڈ میں جن کا نام ہے, وہ ووڈن سے کھیلتے ہیں. جب ہم اپنی بنیاد جو ہماری پاکستان الحمدللہ فرسٹ پوزیشن میں ہے سارک میں اس کی مین وجہ آج یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنی جو انٹر یونٹ سے لے کے انہوں نے سٹارٹ کیا ووڈن میں. اور جو باقی کنٹریز ہیں جس طرح جو ایشیا میں آ رہی ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے جو وہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ پوزیشن. کیا وجہ ہے پاکستان میں درخت ایسے موجود ہیں, یہ کس لکڑی سے بنائی جاتی ہے؟ یہ ایش ووڈ ہوتی ہے اور سلیکٹڈ ٹمبر ووڈ. ہاں جی, سلیکٹڈ ٹمبر ووڈ ہوتی ہے. ایش ووڈ کے اندر بھی اس کی جو ہے نا ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. یہ نہیں کہ اگر ایش ووڈ کو ہم کٹنگ کرتے ہیں تو اس سے سارا یہ بیٹ نکل آتا ہے, نہیں. اس میں 3 سال لگتے ہیں ایک بیس بال بیٹ کو سیزن ہونے کے لیے. جی, یہ بہت بڑی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. اس نے پہلے 1.5 سال اس کو ہم سن شائن میں اپنا اس کو سیزن کرتے ہیں. ہاں جی, کٹنگ کر کے. اس کے بعد کٹنگ کر کے ہم اس کو شیڈو میں اس کو سیزن کرتے ہیں. 1.5 سے 3 سال کے پیریڈ میں یہ وہ لکڑی قابل استعمال ہوتی ہے کہ یہ بن سکے سٹک. اچھا, اس میں یہ جو 2 کلرز ہیں ان کی بھی کوئی خاص سائنس ہوتی ہے, کسی وجہ سے یہ بلیک اور گرین کلر یوز ہوتا ہے؟ اس میں جو ہے نا کلرز کی کوئی ایسے ایشو نہیں ہے. آپ کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے, کلر نہ بھی ہو اس کے اندر یا کلر ہو بھی, وہ پلیئرز کی اپنی چوائسیز ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بلیک کلر بھی فل ہوتا ہے, وداؤٹ کلر بھی ہوتا ہے, یہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر. اس کا کلر کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے. تو نقاش بھائی, آپ اس کو کر رہے ہیں تو پاکستان میں کہاں کس لیول پر کھیلی جاتی ہے؟ اس کی فیڈریشن ہے بیس بال کی پاکستان میں؟ جی, خاور علی شاہ صاحب, مرحوم خاور علی شاہ صاحب اس کے بیس بال کے بانی تھے, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. انہوں نے انٹرنیشنل اور نیشنل بیس بال کے لیے بہت محنت کی ہے. اور ان کے بیٹے ریسنٹلی سارک انٹرنیشنل ایونٹ ہوا ہے, بہت بڑا ایونٹ ہوا, تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوا, جس میں USA ایمبیسیڈر پاکستان میں ڈونلڈ بلوم جی اسپورٹس کمپلیکس میں 31 کو جنوری 2013 میں اپنا ڈفرنٹ انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا نے کوریج کیا ہے پورا. تو یہ اپنا بڑے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ فخر علی شاہ صاحب نے بڑا اس پہ محنت کی. اور پاکستان میں ڈپارٹمنٹس کھیل رہے ہیں, کالجز کھیل رہے ہیں, یونیورسٹیز کھیل رہی ہیں. اور یہ پورے, اور اس کے لیے کوئی ٹریننگ وغیرہ لینی پڑتی ہے پلیئرز کو پہلے کہ پہلے وہ سیکھیں اس کے بعد کے لیے, جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے نا کہ پہلے وہ سیکھتے ہیں ٹریننگ. دیکھیں اس میں بڑی ایک اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے پاس امریکن کوچز ہیں. پاکستان ٹیم بھی ہے جی, اور ان کے پاس امریکن کوچز ہیں, امریکن کوچز ہیں, جاپنیز کوچز ہیں, جو وہاں سے ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اتنی ترقی کر رہا ہے تیزی سے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی تیزی سے ترقی بیس بال کر رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں مکمل سپورٹ کر رہے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں. باقی تو ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے اور میڈیا کی سپورٹ چاہیے اور عوام کی سپورٹ چاہیے. لیکن اس کے اندر میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اب وہ انٹرنیشنل جو ٹیمز ہیں USA اور جاپنیز اور کوریا کے, یہ سارے کوچز پاکستان میں کیوں آ رہے ہیں کہ پاکستان بہت جلدی سے
तरक्की कर रहा है और फर्स्ट पोजीशन doubt. ली है इन्होंने, आप हाँ देखें बिल्कुल, वो इसमें फलस्तीन को हरा जबरदस्त के खेल रही है। अमेरिका के लिए, एशिया कप वर्ल्ड में। के लिए भी क्वालिफाई किया है अच्छा, इन्होंने। पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली भी बेसबॉल के इवेंट्स कब कब होते हैं? इंटरनेशनल बेसबॉल के जो ना इवेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर बात करें साल में चलते रहते हैं। आर्मी है, वापटा है, पुलिस डिपार्टमेंट है, स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, ये भी चलते रहते हैं। फिर हमारी फेडरेशन, पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है और बहुत ज़्यादा इवेंट्स 2-3 माह में डिफरेंट जो है ना वो कोशिश करते रहते हैं कि इवेंट कराएं। रिसेंटली इंडोनेशिया आई थी, मलेशिया आई थी। अब ये जो लास्ट इवेंट हुआ है, आपको मैं बताऊं कि इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने किया है और फलस्तीन ने किया है, श्रीलंका ने किया है, पाकिस्तान था, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 7 कंट्रीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। ये मैसेज क्या जा रहा है पाकिस्तान से दुनिया को? मैसेज ये जा रहा है कि पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है और बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं इसमें। पाकिस्तान के बहुत लोग प्यार करने वाले। अच्छा, ये बताइएगा कि माशाल्लाह से बहुत अरसे से आप इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। बहुत सारे अवार्ड्स भी आपने जीते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ काम करके इसको प्रमोट करके, तो कुछ उस हवाले से भी जिक्र कीजिएगा। जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ और मैं इस चीज़ का चैलेंज भी करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हमारे पास हम वाहिद सिविल हैं जिनके पास पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हैं। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत करें और पाकिस्तान डिपार्टमेंट से, आर्मी से, वापटा से, पुलिस से मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत हमें मिलती है और वो मोहब्बत जो है ना अप्रिशिएट करने के लिए हमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। बहुत क्या प्लान्स हैं, क्या प्लान्स हैं इसको लेकर आगे फ्यूचर में? कहाँ पर देख रहे हैं पाकिस्तान की इस वक्त? पाकिस्तान किस रैंकिंग पे है, ये भी थोड़ा सा जिक्र कीजिएगा। देखिए, 2 चीज़ें बैकबोन होती हैं पाकिस्तान में अगर आपने स्पोर्ट्स को आगे लेके चलना है। फर्स्ट चीज़ प्लेयर की नशोनुमा, प्लेयर की ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के लिए बैकबोन सबसे ज़रूरी है सामान। ये 2 चीज़ें हैं, वो तो आप दे रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान में ये कहा हुआ है कि जहाँ भी ये इवेंट्स होते हैं हम उनको स्पॉन्सर करते हैं, हम उनको गिफ्ट्स, तोहफे, तोहफे और उनको सामान देते हैं। ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली भी ये जितनी ममालिक आए थे, ये सबको क्या पाकिस्तान से क्या मैसेज जा रहा है? हमारा सियालकोट से, चूंकि मैं सियालकोट का हूं तो मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा, सियालकोट से मैसेज ये जा रहा है, पाकिस्तान से ये मैसेज जा रहा है कि सियालकोट के लोग और पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं और ये मोहब्बतें हम निशावर करते रहते हैं। और ये हर पाकिस्तानी इसी तरह से, जो भी कोई बाहर से आता है हम उसको इतनी मोहब्बत देते हैं। और सबसे अच्छी बात सियालकोट की क्योंकि आपने बात की, सियालकोट स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक गढ़ है। वहाँ पे जो फुटबॉल बनता है वो फीफा तक भी जाता है। वो इतना इंपॉर्टेंट, इतना खूबसूरत बॉल होता है फुटबॉल। और बेसबॉल की बात हो रही है तो वो तो आपने देख ही लिया, जबरदस्त किस्म का वो खास लकड़ी जो 3 साल में तैयार होती है जिससे बनता है। तो ये बड़ी मेहनत तलब काम होते हैं और इसी तरह नाम बनाने में भी मेहनत होती है। बहुत शुक्रिया नकाश भाई आपका आने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इसी तरीके से काम को जारी रखें, इंशाल्लाह इसी तरीके से बेसबॉल में भी एक दिन पाकिस्तान जो है वो, अगर इसके अंदर वर्ल्ड कप मौजूद है तो वर्ल्ड कप भी जरूर उठाएगा। सियालकोट का जब जिक्र होता है, सियालकोट में सर्जिकल इंडस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग है और सर्जिकल इंडस्ट्री भी पूरी दुनिया में हम लोग भेजते हैं तैयार कर करके। ब्रेक की तरफ हम लोग ने बढ़ना है। जब वापस आएंगे तो हम लोग जिक्र करेंगे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फिजिकल एक्टिविटीज हमारी बढ़ रही हैं, तो इसी तरीके से बच्चों की तरबियत जो है और उनके साथ साथ फिर चैलेंजेस जो हमें दरपेश हैं, उनका कैसे सामना करना है। बच्चों के मूड स्विंग्स को कैसे जो है ना वो आप लोगों ने अच्छे मूड में जो है तब्दील करना है। लेकिन सुबह पाकिस्तान में वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर।
वेलकम बैक जनाब। हालात बदले, वक्त बदला, लेकिन बच्चों की परवरिश का तरीका कार हमेशा एक सा रहता है। आपने बच्चों से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, उनको टेंशन देनी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है, बच्चे का मूड। अच्छा, हम कहते हैं डिप्रेशन, भाई बड़ों को डिप्रेशन होता है तो बच्चों के भी डिप्रेशन के कई रीजंस होते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसके रीजंस डिफरेंट होंगे, अगर बच्चा स्कूल गोइंग है उसके रीजंस डिफरेंट होंगे, और अगर बच्चा यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना शुरू हो गया है तो उसके रीजंस डिफरेंट होंगे। उसमें टेक्नोलॉजी का भी बड़ा रोल होता है, उसमें बच्चों की सोच का बड़ा अमल दखल होता है, और फिर जो पेरेंट्स की सोच होती है, जो माशरे की सोच होती है, वो भी बच्चों के जहन पे असरअंदाज होती है। नो डाउट। और इसी के हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं साइकोथेरेपिस्ट मोहतरमा ताहिरा मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? वेलकम। मैं ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, फूल के मानिंद होते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी जब तंग करते हैं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। और सलमा ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था जाने से पहले ब्रेक पे कि मूड स्विंग्स, तो बच्चों के मूड स्विंग्स इंसान है, ठीक है, सबको होते हैं, हमें भी इस एज में, जिस भी एज में इंसान हो, सबके मूड स्विंग्स चलते रहते हैं, लेकिन बच्चों को आपने कैसे टैकल करना है? अच्छा, ये तो बहुत बड़ा सा सवाल है वैसे। बच्चों का असल में ऐसा है कि आजकल के जो बच्चे हैं, बहुत आम सुना होगा आपने कि जी वो पहले वाले बच्चों से, जब आप लोग बच्चे थे तो बहुत फ़र्क है, राइट? तो हर दौर में फ़र्क होता है। हाँ, लेकिन हमारा जो दौर था ना, मतलब हमारे माँ बाप और उनके माँ बाप में इतना फ़र्क नहीं था जितना फिर ये जो अब वाली जनरेशन है, ये बिकॉज ऑफ द इंटरनेट बेसिकली। जब इंटरनेट आया और टेक्नोलॉजी आई और सोशल मीडिया बढ़ने लगा, तो अब के बच्चे, एक तो पहली बात माँ बाप को समझना चाहिए कि बहुत फ़र्क है हमारे बचपन से या हमारे माँ बाप के बचपन से। तो एक तो टेक्नोलॉजी आ गई, अब वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमें पता भी नहीं थी, माँ बाप देखते भी नहीं थे। दूसरी बात जो मैं माँ बाप से कहना चाहूँगी, आई थिंक माँ बाप ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं और ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। अब ये उनका कसूर नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो अब जो सोशल मीडिया स्पेशली आया है और वो जो ब्लॉगर्स ख़वातीन आई हैं जो कि परफेक्ट घर दिखाती हैं, जिसमें वो खुद भी बहुत तैयार हुई होती हैं, घर भी चमक रहा होता है, बच्चे भी नहाए धोए होते हैं और बहुत सेट होते हैं, और वो बच्चा फर्स्ट भी आ रहा होता है हर चीज़ में। आई थिंक उससे ना कंपटीशन बढ़ा है बहुत ज़्यादा हमारे अब आपस में। माँ बाप परेशान रहने लगे हैं और वही चीज़ बच्चे के बिहेवियर में हम कैसे कर लेते हैं ये लोग? और ये जो कंपटीशन बढ़ा है, क्या ये वैलिड भी है? क्या हमारी आम तबके की ज़िंदगी ऐसी होती है जैसी व्लॉगर्स दिखा रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं अक्सर पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं ये मसला लेके, तो मैं उन्हें कहती हूँ सबसे पहले आपने माजरत के साथ ब्लॉगर्स से, लेकिन हमने सबसे पहले उनको आपने अनफॉलो करना है। अगर आप एज अ मदर उनसे स्ट्रेस हो रही हैं, सारों को नहीं करना। चमकता घर, खुशबाश, और अगर उसकी वजह से आप असल जिंदगी में अपने बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं और उनको डांट रहे हैं और बच्चे फिर टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, जैसे अभी आपका सवाल था। सही बात है। सुबह सुबह एक पिक्चर आती है नीचे लिखा होता है सन किस्ड। हाँ जी, सनशाइन किस्ड, माय परफेक्ट होम, माय होम, माय, और वो किचन की खूबसूरत सी तस्वीर। अब किचन तो सुबह सुबह गंदा ही होता है सबके लिए। सही बात है। तो एक तो पेरेंट्स कंपटीशन में आ गए हैं जिसकी वजह से बच्चे अब ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। तो वही जैसे आप कह रहे थे कि जो पेरेंट का मूड है वो बच्चा तो कॉपी करता है ना, बच्चा तो देख रहा है। दूसरा मेरे ख्याल में जो एक आजकल एक और चीज़ है कि हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स को वो वाले हेल्थ इश्यूज़ या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं देखने पड़ते थे बच्चों के, जो अब हम लोग फेस कर रहे हैं। जब आप छोटे होंगे, मुझे नहीं लगता कि कभी अम्मी ने मेंटल हेल्थ का ख्याल किया होगा या अब्बू ने सोचा होगा कि इस बात से इसको एंजाइटी ना हो जाए, या इस बात से इसकी सेल्फ एस्टीम ना खराब हो जाए। सेल्फ एस्टीम होती क्या है? होती क्या है? बचपन में तो ये भी नहीं पता था। लेकिन होती तो है, एग्जिस्ट तो करती है। अच्छा, घर में पेरेंट्स ख्याल रखते हैं कि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, बच्चों के सामने वो फिल्म या ड्रामा ना देखें, क्योंकि डायलॉग्स को बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं और बड़ी वियर्ड सी बातें भी होती है। तो होता क्या है कि अगर बच्चे को कार्टून देखने को नहीं मिल रहे, घर में किसी नानी दादी ने ड्रामा लगाया हुआ है या फूफो चचा की लड़ाई हो रही है, बच्चा अल्टीमेटली सोसाइटी से बातें तो अडॉप्ट कर रहा है। उन बातों का क्या इलाज है? रहना भी उसी सिस्टम में है, ड्रामा, घर में टीवी बिल्कुल बंद भी नहीं हो सकता, ड्रामा या फिल्म कुछ ना कुछ चलता ही है। हाँ हाँ, वैसे मेरे हिसाब से तो ड्रामा बंद हो भी सकता है अगर आप उनसे बात कर लें। बेचारी अम्मियाँ क्या करेंगी घर बैठ के, सवाल ये है। दूसरा इलाज ये है मेरे ख्याल में सलमा के, कोई पहले से एक्टिविटी प्लान हो जाए। संडे को मदर अपना एक प्लान कर लें, चाहे आप होम मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं या वर्किंग हैं, आप बच्चों की एक्टिविटीज़ प्लान कर लें, चाहे घर में या बाहर। तो जब फर्स्ट प्लान होंगी, जैसे मील प्लान्स कहते हैं लोग कि जी पहले से मील प्लान कर लो पूरे हफ्ते के, एक्टिविटीज़ प्लान होंगी, तो एकदम फिर जब ड्रामा लगेगा तो आप परेशान नहीं होंगे मेरा ख्याल है, और बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा जो मेरा ख्याल है, ड्रामे के साथ साथ जो स्टडी प्रेशर है ना, वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे नहीं लगता कि हम पे इतना प्रेशर था पढ़ाई का जितना अब बच्चों पे है।
हमारे यहाँ तो बस कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। हमारे यहाँ पेरेंट की एक ड्यूटी होती थी बच्चा जिंदा रहे, स्कूल चला जाए और 2-3 टाइम का खाना खाए। और अभी जरूर 100% मार्क्स चाहिए बच्चे के लिए। अब तो मार्क्स चाहिए, अब तो फील्ड्स इतनी बढ़ गई हैं, अब तो डिग्रीज, कॉम्पिटिशन्स, वो जब ग्लोबल विलेज बना ना, तो क्या इसमें बच्चों को समझने की जरूरत है या वालिदैन को? वालिदैन को ऑफ कोर्स। वालिदैन कैसे समझेंगे, क्योंकि ये तो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन, ये बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेकिन देखिए बच्चों के लिए दो तरह के, पेरेंट्स के लिए फेयर भी है। अगर तो वो अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करते तो कहीं उनका बच्चा सोसाइटी में पीछे ना रह जाए, और अगर सोसाइटी में इस दौर में पीछे रह गया कि नंबर कम आए या जो वो पढ़ाना चाहते हैं वो नहीं पढ़ सका, तो माशरा उस बच्चे को खा जाएगा। हम ये कर सकते हैं, उसमें एक बहुत इसका मिडिल वे ये है कि हम उसके बाकी प्रेशर्स कम कर दें, क्योंकि जैसे जो हम पे पेरेंट्स ने प्रेशर डाले, हम एग्जैक्ट वो भी उस पर डालेंगे, और जो सोसाइटी उस पर डाल रही है चेंजिंग टाइम्स, वो भी उस पर डालेंगे, तो बच्चा फिर प्रेशराइज्ड होगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो अब रिसेंटली बहुत कोविड के बाद इंट्रोवर्टेड बन गए हैं, जो ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना चाहते, जो ज़्यादा इवेंट्स पे नहीं जाना चाहते। और मेरे पास आए कुछ ऐसे पेशेंट्स भी जिन्होंने कहा कि अम्मी अबू बहुत फोर्स करते हैं कि लोगों से मिलो, शादियों में जाओ हमारे साथ, तुम पहले की तरह क्यों नहीं रहे, और मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ बैठ के। तो अगर मैं उनके पेरेंट्स को कहती हूँ कि थोड़ा सा वहाँ से प्रेशर कम कर दें, कि शाइनिंग गोल्डन बच्चा चाहिए कि जो सोशली भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा आपके ज़माने में। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने साथ अटैच किया कोविड का। जी, कोविड के टाइम पीरियड में आपने जनरेशन गैप को बढ़ते हुए देखा है या कम होते हुए देखा है? बढ़ते देखा है। क्यों? वो इस तरह सब तो एक दूसरे के साथ थे। नहीं, वो साथ तो थे, लेकिन एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, और वो उन बच्चों के पास भी डिवाइसेस मैंने देखी जिनके पास पहले नहीं थी, स्कूल के काम के लिए लेनी पड़ गई, या वो जो फैमिली के डिसफंक्शन या फैमिली के इश्यूज जो वो बच्चे नहीं देख रहे थे पहले, वो उन्होंने देख लिए रह के, उससे और गैप्स बढ़े हैं मेरे ख्याल में। और जनरेशन गैप के साथ साथ एक और गैप, कम्युनिकेशन गैप बड़ा है वालिदैन में, बच्चों में, और ये विद पैसेज ऑफ टाइम हुआ है कि बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते, खुशी का इजहार नहीं कर पाते, अपने दुख का इजहार नहीं कर पाते। अल्टीमेटली वो बच्चा खुदकुशी जैसे रुझानात की तरफ भी राग़िब होता है, वो अपने दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है कि पेरेंट्स के पास रास्ता नहीं रहता। हाँ, और मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरत है पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ पे एजुकेट करने की अपने आप को। बहुत रिसोर्सेज हैं, अब तो ऑनलाइन भी हैं, अब तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी ट्रेंड है। आई थिंक इससे शर्माना नहीं चाहिए पेरेंट्स को। जो कोविड के बाद जैसे आप बात कर रहे हैं ना, वो बच्चे जो 10-11 साल के थे ना जब कोविड स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो अब बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं मेंटली, क्योंकि उनका टीनेज स्टार्ट ही घर पे हुआ है। ओके, सीरीज ऑफ इवेंट्स की तरफ अगर हम लोग देखें जी, तो पहले एक बच्चा जिसकी अपने वालिदैन के साथ बनती है अच्छी, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसको हर बात पे फोर्स किया जाए। पहले उसको फोर्स किया गया करियर के लिए, जी, फिर उसको फोर्स किया गया शादी के लिए, फिर उसको फोर्स किया गया बच्चों के लिए। जब उसके अपने बच्चे होंगे तो वो क्या तवज्जो देगा? बिल्कुल, और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हमारे मिलेनियल पेरेंट्स और ये लोग हैं ना, इनको बहुत ज़रूरत है मेंटल हेल्थ सपोर्ट की, जिसमें हमारा वो आता है कि दे हैव टू बी सपोर्टेड, कि जो मेरे साथ हुआ जुल्म अब मैं वो आगे ना करूं। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड देखा है मदर्स में, हमारे यहाँ स्पेशली हमारी सोसाइटी में, मदर्स में बहुत, फादर्स में भी, कि जिस तरह उनकी पेरेंटिंग की गई वो उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। और अक्सर ये भी कि जिनकी अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई वो बच्चों पे वो चीजें लाद के सेम करियर चॉइसेस भी जो है ना, कि मैं मीडिया में नहीं गया तो मेरा बच्चा मीडिया में चला जाए। बिल्कुल, तो या वो उससे वो चीज़ छीन लेते हैं कि ये भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने नहीं किया, या वो फिर ओवर पंपिंग ऑफ दैट थिंग कर देते हैं। तो रेप्लिकेशन ऑफ योर पेरेंटिंग कैन नॉट बी डन अब। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप जिक्र करिए कि वालिदैन को सीखने की ज़रूरत है, वालिदैन को करना है। हम लोग ये टॉपिक भी डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वालिदैन बड़े हैं, वालिदैन करें, लेकिन अगर वालिदैन नहीं समझ रहे तो वो बच्चा जो है वो समझदार अगर टीन एज में है, वो बच्चा क्या करे? वो बच्चा सब्र करे बस, फिर थोड़ा फिर तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, वो बच्चा देखें, अगर वो हमें देख रहे हैं इस टाइम, तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन जारी रखें। हमारे बच्चे बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं कि नहीं अब तो माँ बाप समझेंगे ही नहीं। मैं नहीं मानती, मुझे लगता है कि ह्यूमन ब्रेन कैन चेंज एट द एज ऑफ 70 ऑल्सो, और अब तो साइंस ने भी ये प्रूव किया है, आपके 70 साल माँ बाप भी बात समझ सकते हैं और अपना ब्रेन चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि माँ बाप से कम्युनिकेशन ना छोड़े, कहते रहें अब्बू ये चाहिए, अम्मी ये चाहिए। समटाइम्स ये होता है डॉक्टर तायरा कि एक बच्चे की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसको मेंटली डिस्टर्ब रखता है, बच्चा बता नहीं पाता, या तो पेरेंट्स से दोस्ती नहीं है, या डर है किसी बात का, या वो शेयर करना ही नहीं चाहता। बच्चे की मायूसी, बच्चे का डर, उसकी कौन सी बात से इंडिकेट होगा कि पेरेंट्स को ये समझ जाना चाहिए कि बच्चा किसी परेशानी में है, इसको कंसल्टेशन की जरूरत है, या तो खुद बात करें या उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं? एनीथिंग जब उसकी रूटीन चेंज होना शुरू हो जाए, जो भी वो काम रूटीन में करता था,
जिस टाइम खाना खाना था, जिस टाइम सोता था, जिस टाइम पढ़ता था, अगर वो कॉन्स्टेंटली 5, 10 दिन, 15 दिन से बदल गई है, तो सबसे पहला साइन बच्चों के लिए ये होता है, पेरेंट्स के लिए, बच्चों को देखने में चेंज इन देयर रूटीन। और अगर जी आप बात कंप्लीट। और अगर बच्चा जो पहले बहुत बोलता और हंसता था, अगर वो खामोश रहने लगे, तो फिर भी एक पेरेंट्स के लिए सिग्नल है कि उसको अलग से पूछे। अच्छा, एक रैंडम क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया कि हम माहिर नफ्सियात से जब भी बात करते हैं बच्चों की पेरेंटिंग से मुतालिक, तो कुछ आइडियल चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं कि ये होना चाहिए। अच्छा। क्या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बेहतरीन पेरेंट्स होते हैं? नहीं, वो आई थिंक अगर वो लर्निंग कर रहे हैं तो वो एक लर्नर पेरेंट्स होते हैं। ओके। क्योंकि वो साथ साथ लर्न कर रहे होते हैं। ठीक। अगर आप मुझसे पूछना चाह रही हैं तो इट्स अ जनरल क्वेश्चन, इट्स अ चैलेंज, यस, एवरी डे। अच्छा, पता है मुश्किल क्यों होती है साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स के लिए, या जो भी माएँ पढ़ रही हैं इन चीज़ों को, पेरेंटिंग को? मुश्किल ये है कि हम फिर फंस जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चे को थोड़ी आज़ादी दें, बच्चे की बात सुन लें, और फिर अंदर की माँ जाग उठती है। जी, बच्चे को एक्सप्रेस करने दें, तो वो ज़रा माँ बाप के लिए तकलीफ दे है। देखिए, मैं सब माँ बाप से कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग एक तकलीफ दे अमल है। जो हमारी माँओं ने, हमारे माँ बाप ने हमें इतना नहीं बताया था, क्योंकि उनके लिए इतनी तकलीफ दे नहीं थी। पेरेंटिंग हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली लाइक एनी अदर थिंग, राइट? तो पहले पेरेंटिंग आसान थी, हम पेरेंट्स के साथ साथ दुम बन के आसपास ज़िंदगी गुजार लेते थे। हाँ, सही बात है। अब पेरेंट पॉज करके हमारे ऊपर स्पॉटलाइट करके या छोटे बच्चों पे स्पॉटलाइट करके ज़िंदगी गुजार रहा है। आपको याद होगा ना, पेरेंट्स की लाइफ चल रही होती थी और आप साथ साथ चल रहे होते, आप एडजस्ट करते थे। आप एडजस्ट करते अब बच्चों के हिसाब से पेरेंट्स को एडजस्ट अब करना। हाँ, अब स्पॉटलाइट इज ऑन द किड्स। इवन दो जो बड़े बुजुर्ग देख रहे होंगे वो ये नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं नहीं हमने भी तुम्हारे खातिर किया। बट मुझे याद है बहुत सारी शादियाँ होती थी खानदान में जहाँ मैं जाती थी, जहाँ पता था जाना है, वहाँ हाथ में किताब ले गए, सुबह 2 दिन बाद एग्जाम है, शादी में तो जाना है। एग्जैक्टली। अब तो हम बोर्ड के पेपर हैं और लोग एग्जाम में शादियों में जा रहे हैं। और घर में मेहमान आ एग्जांपल याद आ गए, सुबह पेपर है, घर में मेहमान आ गए हैं, खाना बन रहा है और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब तो पेपर्स हैं तो माँ बाप अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ के बैठ ना कोई घर में आए भी ना, अब तो ये नोबडी, ओ नोबडी। और तो वो बातें हैं, तो फिर हमें तो ये पेरेंट्स को देखना है ना। तो फिर मैं यही सबको कहती हूँ कि तकलीफ दे अमल है, इसको तकलीफ समझ के ही हिम्मत से गुजारें, और खुदारा बच्चों को तकलीफ ना दे, क्योंकि बच्चे आजकल के ज़्यादा हमसे सेंसिटिव हैं, एक बात माननी पड़ेगी। स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक उन्होंने एक ऐसी चीज़ देख ली जो हम सोच भी नहीं सकते थे जब हम छोटे थे। बेस्ट एडवाइस आप पेरेंट्स को क्या देंगी अपनी लाइफ इजी करने के लिए? लॉट ऑफ सेल्फ केयर, अपना ख्याल करें मेंटल हेल्थ का, लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत ज़्यादा सब्र। और एक बात जो मैंने आपसे पहले गेस्ट से भी पूछी और आपसे भी पूछना चाहूँगी कि छुट्टियाँ आने वाली हैं, छुट्टियों में अपने बच्चों को कहाँ मसरूफ रखें? अब ये तो पेरेंट्स की रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। कुछ लोग यहाँ पे आइडियली अगर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बच्चे को छुट्टियां घर पे हैं, नहीं मतलब ये रोज पूछेंगे तो पता चलेगा कि आइडियली क्या हो सकता है। अच्छा, अब बच्चे के इंटरेस्ट पता करें अभी से, क्योंकि नजम ने सही कहा 2 महीने हैं, तो इंटरेस्ट पता करें, जो उनका इंटरेस्ट है, जो स्कूल उनको नहीं प्रोवाइड कर रहा वो उनके साथ करें। मुझे लगता है एज अ थेरेपिस्ट कि जो आर्ट है ना, आर्ट बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। हाँ, आर्ट, बच्चे को आर्ट की तरफ लाएं। आर्ट की बहुत फॉर्म्स हैं, इस पे पूरा एक अलग सेगमेंट हम कर सकते हैं आर्ट थेरेपी पे। वैसे क्या ये जरूरी है कि बच्चे की फरागत को यूटिलाइज करना है? आप उसको फ्री रहने दें, आप उसको कि तुम खेलो, तुम सो, जो तुम्हारा दिल करता है करो। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है, बिल्कुल है, और हम इसको इनकरेज करते हैं। हमने एक पूरा उस पर वो किया हुआ है कि बोरियत अच्छी है बच्चे की सेहत के लिए। बट होता क्या है कि बोरियत कभी कभी अच्छी होती है, बच्चा उससे क्रिएटिव होता है। बस मसला ये कि अब जो घर हैं और समर्स में और जिस तरह के हमारे सेटअप्स हैं, वो बहुत थोड़ी एक्टिविटीज हैं जो वो ऑन इट्स ओन, ऑन हिज ओन कर लेगा। वो लिमिटेड है ना, क्योंकि वो घर में उस तरह लॉन्च नहीं है। खोलेगा, जाके देखेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म और कुछ भी शुरू कर देगा। जी जी, इसलिए तो हम उनको इसलिए कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज दे दें डिपेंडिंग ऑन द एज। अब लास्ट में बच्चों के लिए भी कोई एक पीस ऑफ एडवाइस? बच्चों को तो मैं कहती हूँ तुम ठीक हो बेटा, हमेशा। वंडरफुल। बच्चे हमेशा ठीक होते हैं। बच्चे तुम ठीक हो, तसल्ली रखो। यू हैव हैड अ टफ टाइम इन कोविड, स्टडीज आर टफर, एवरीथिंग इज टफ नाउ, तो तुम रिलैक्स करो, हम मेहनत करते हैं एज पेरेंट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा मलिक साहिबा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके। बच्चों का ख्याल रखें, प्यार करें और प्यार ही बांटा करें। एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, कुछ और बिजनेस एक्टिविटीज़ के हवाले से और न्यू इंटरनेशनल वेंचर्स के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल।
देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुद निसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार? देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज, मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज कैसे उठा सकते हैं? इसीलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम के खातिर चाहे सब खामोश रहें, कानून बोलता है। वेलकम बैक नाजरीन। तिजारत एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तिजारत एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए हम ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं बल्कि अपने मुल्क के लोगों को रोज़गार देते हैं। और जब तिजारत की बात करते हैं तो सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क, हमारा ब्रदर मुल्क, हम उसको कैसे भूल सकते हैं, कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम कभी हज और उम्रे का जिक्र करते हैं तो सिर्फ तब सऊदी अरब का नाम नहीं आता, बल्कि बहुत से पाकिस्तानी सऊदी अरब में बसते हैं जो वहाँ पे रोजगार के सिलसिले में मुकीम है। और फिर दो तरफा तिजारत, दो तरफा ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी सऊदी अरब की इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके साथ जो हमारी डीलिंग्स होती हैं वो किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा अहम होती हैं, ज़्यादा रवादारी, मोहब्बत और कंसिस्टेंसी के साथ होती हैं। नो डाउट। और इसी हवाले से हम लोग बात करेंगे जी मौशी तिजारती ताल्लुकात के ऊपर जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है। दूसरी तरफ अगर हम लोग जिक्र करेंगे फैसलाबाद में होने वाली एक्टिविटीज़ और ख़ास तौर पर फैसलाबाद के चैम्बर जिस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपीरियंस है बिज़नेस हवाले से भी और इंटरनेशनल वेंचर्स और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के हवाले से भी। दो ममालिक के दरमियान में जो इस वक्त तिजारती ताल्लुकात चल रहे हैं इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन कमेटी ऑन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन GCC रीजन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब हाफिज काशिफ शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप साहब? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो हम लोग जिक्र करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात माशी सतह पर किस लेवल पर मौजूद हैं और क्या क्या हम लोग आपस में इंटरनेशनल वेंचर्स कर रहे हैं? देखिए इस वक्त एक तो हमेशा से सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो बरादराना ताल्लुकात हैं वो बड़े उस्तवार रहे हैं, उस्तवार हैं और बड़े मजबूत हैं। कता नज़र हुकूमतों की तब्दीली से या कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बिल्कुल वो एक पीपल टू पीपल बड़े अच्छे एक मरासम और ताल्लुकात है। जी बिल्कुल। और अब ये हुआ है कि इस वक्त B2B जो हमने एक शुरू किया था फैसलाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, हमारी कोशिश थी कि सऊदी अरब के अंदर, चूँकि सऊदी अरब चाह रहा है इस वक्त भी, और सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट ये चाहता है कि हलाल फूड जो है वो पाकिस्तान से लेना चाहता है। वाह। और फिर इसी तरह अभी गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद चैम्बर की कोशिशों से एक डेलीगेशन इन्वेस्टर्स आए थे, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आए, तो हम लोग फैसलाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से उनको पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लेके गए, ग्रास रूट लेवल तक लेके गए, उनको हम देहातों में लेके गए, कस्बों में लेके गए।
تو ہمارے پنجاب کی جو زمینیں انہوں نے دیکھی ہیں, کیا بات ہے, They are impressed, ہے نا. جی بالکل, بلکہ انہوں نے ایک ایسی خوبصورت بات کہی جو ہمیں سن کے یہ حوصلہ ہوا, اور انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب یا بلوچستان کی جو زمینیں ہیں جو ہم نے دیکھ لی ہیں, پاکستان مڈل ایسٹ نہیں, سعودی عربی نہیں, بلکہ پوری دنیا کو اناج دے سکتا ہے. کیا بات ہے. اور اگر اس سیکٹر پہ کام کیا جائے اور پھر وہ تیار ہیں اس پہ کہ ہم یہاں آئیں, ہمیں زمینیں دی جائیں, ہم ان زمینوں کو آباد کریں, یہاں سے پھر ہم جو ہے سبزیاں لے کے جائیں, یہاں سے فروٹس لے کے جائیں, جو پاکستان کے فروٹس سبزیاں, کتنا اچھا ہو جائے گا نا سر, یہ چین بن جائے گی اور یہ چین چلتی جائے گی اور ایٹ دی اینڈ پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. جی بالکل. اور اب ہم ان کو دکھانے کے بعد اب فیصل آباد چیمبر کا ایک ڈیلیگیشن سعودی عرب جا رہا ہے, زبردست. اب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اس کے اوپر, اور انشاءاللہ گورنر حکومت کی سرپرستی میں اگر یہ کام شروع ہوتا ہے تو بہت فروٹفل ہوگا. جی بالکل, بہت اچھا ہوگا. اور پھر ہمارے جو یہاں سے لیبر جاتی ہے اتنی, وہ لوگ اور اپنے ملک کے اندر رہ کے ہی ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے, تو یہ ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ اس کے اندر انشاءاللہ پاکستان میں زر مبادلہ بھی آئے گا. اور یہ تو سعودی عرب کی بات ہوگی. سر, وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مڈل ایسٹ میں جتنے بھی سرمایہ کار انویسٹرز ہیں ان کو بھی دعوت دی ہے. آپ کے خیال میں ایسے کون کون سے شعبے ہیں جہاں پہ سرمایہ کاری ہو سکے, جہاں پہ بیسٹ اپرچونٹیز ہیں سرمایہ کاری کے لیے؟ دیکھیں, اس میں آئی ٹی کا شعبہ ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی 100 کے قریب کمپنیاں اس وقت سعودی عرب میں صرف کر رہی ہیں, تو میرے خیال میں یہ اگلے 1-2 سال کے اندر 400 تک ضرورت ہے اگر پاکستانی کمپنیاں آئی ٹی کے شعبے میں وہاں چلی جائیں. پھر اسی طرح جس طرح میں نے یہ زراعت کی بات کی ہے, ایگریکلچر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر یہ کام وہاں شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ٹیکسٹائل ہے, کیونکہ فیصل آباد ٹیکسٹائل سٹی ہے, تو اگر ٹیکسٹائل, ہوم ٹیکسٹائل ہے, ٹیکسٹائل کی ایسی مصنوعات, ایسی چیزیں ہیں جو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اس کا معیار بڑا اچھا ہے. ابھی بھی اس وقت فیصل آباد میں آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنی ایسی کمپنیز ہیں جو انٹرنیشنل بڑے بڑے برانڈز کے کام یہاں پر بیٹھ کے کر رہی ہیں. جی بالکل بالکل. اور یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کئی ایسے برانڈ ہیں اور وہ یعنی کہ پاکستان کے یعنی کہ لارجسٹ ان دا ورلڈ وہ کام ہو رہا ہے کہ وہ برانڈ پاکستان کے اندر اور فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیزیں ہیں, اور اگر یہ ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے, قوم کے لیے, عوام کے لیے انشاءاللہ یہ بڑی معاون ثابت ہو سکتا ہے. سر, جب سعودی عرب کے ساتھ آپ اس بات پہ بیٹھیں گے زراعت کے معاملے پہ, تو اس میں کیا کیا چیزیں زیر بحث لائیں گے؟ کیونکہ اناج کی جب ذکر ہوتا ہے تو ہم لوگ obviously سبزیاں, پھل اور پھر گندم کا ذکر کریں گے, تو اس میں کن کن فصلوں کے حوالے سے ذکر ہے؟ دیکھیں, اس میں گندم کا بھی ہے. اگر گندم دیکھیں نا, وہ حیران ہو جاتے ہیں لوگ سن کر کہ یہ ایک ایسا ملک, سونا اگلنے والی زمین, سونا اگنے والی زمین, اور پھر اگر یہ امپورٹ کرے گندم, صحیح بات ہے یہ پوائنٹ, تو وہ خود حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کو جب اناج دے سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں پوری دنیا کا اناج پورا کر سکتا ہے پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے کے اندر اگر ہم کام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہو رہا ہے اس میں, اور ایسے پروجیکٹس تیار ہیں ان کے لیے کہ وہ آئیں اور اس میں کام کریں, اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آئیں, خود وہ گراؤنڈ پہ موجود ہوں اور یہاں پہ اس طرح کے پروجیکٹ لگیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہے. سر, ویسے ہمارا ڈیلیگیشن جو ابھی جائے گا سعودی عرب, ان کے پاس کوئی پروپوزل وغیرہ ریڈی ہے کہ ہم نے ان فصلوں کی امپورٹ یا ایکسپورٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں, اس حوالے سے ہم نے کام یہی کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک روایتی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس سے ہٹ کے کہ ان لوگوں کو دعوت دی, وہ یہاں آئے, اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ وہ ان فصلوں کے اندر ہم ان کو لے گئے اور ان زمینوں کو دکھایا, اس کا طریقہ کار, اور پھر جس طرح اس کے اندر جو جدت آئی ہے ایگریکلچر کے اندر جو کام ہو رہا ہے, وہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ایک ہو جائے. پھر اسی طرح ان سے بات ہوئی ہے, وہ میٹ کے حوالے سے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان حلال میٹ جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ پہلی ترجیح جو ہے وہ ہماری عرب لوگوں کی, عوام کی بھی پاکستان ہے, کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے. اس حوالے سے وہ بڑا کرتے ہیں کہ حلال فوڈ ان کو ملے گا. تو یہ ایسے شعبے ہیں کہ کسی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ اس شعبے میں کام ہم کر لیتے ہیں. سر, معاشرے میں بہت سارے لوگ جب مل کر کام کرتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے, لیکن اس میں ایک اگر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کی بات کی جائے تو وہ ہوتا ہے بزنس مین, بزنس کمیونٹی. جی بالکل. بزنس کمیونٹی پاکستان کے اندر انویسٹ کر کے پاکستان کو اکنامکلی اسٹرانگ کر سکتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو سر, اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ بزنس کمیونٹی کو
کیا جو ہے وہ کہنا چاہیں گے کسی بھی وہ بزنس سے تعلق رکھتا ہو کہ کن کن چیزوں کے ساتھ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی انرجی بحران کا بھی جب معاملہ ہوا تھا تو گورنمنٹ کے آفس میں بھی صبح 7 بجے ٹائمنگ کر دی گئی. حکومت نے بجلی کی اپلائنسز جو یوز ہوتی ہیں ان کو بھی ذرا کم کر دیا. تو بزنس مین کے لیے بھی یہ آئی نو مشکل ہے دکانیں بند کرنا, مارکیٹ بند کرنا جلدی, لیکن کیا کہنا چاہیں گے آپ اس موضوع پر؟ اچھا, اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا گیپ موجود ہے. اگر حکومت, ریاست, تاجر, عوام, ہم سب لوگ اگر اس کا ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور احساس کریں اپنے اس ملک کا, اور قطع نظر کسی سیاسی, مذہبی, مسلکی وابستگی سے, تو سب لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں اور یہ کولیکٹیو ایفرٹ کوئی ہو اس حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنے ملک کے لیے ہے. پہلے اپنے اندر یہ ہم جذبہ اور احساس پیدا کر لیں کہ ہم نے یہ ملک کے لیے کرنا ہے, کسی حکومت کے لیے نہیں کرنا, عوام کے لیے, قوم کے لیے کرنا ہے. ہر انڈیویجول کو اونرشپ لیں, بالکل اونرشپ لیں, ذمہ داری اپنی محسوس کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اور یہ جو دیا ہے اس کو جلائے رکھنا ہے. ایک امید ہم نے جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بڑی متاثر ہے, ہر طبقہ بھی ہے, لیکن یہ نیا ٹیرف اب آیا ہے انرجی کا, اس کے اوپر انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے, چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم کولیکٹیولی کر لیں اس کو تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. اپنا حصہ ڈالنا ہے, کیونکہ جو اقدامات ہر فرد اپنا حصہ اس میں ڈالے, ذمہ داری کا احساس کرے. یہ تو ایفرٹ سر وہ ہے جو انڈیویجول لیول پہ ہمیں کرنی ہے, لیکن گورنمنٹ لیول پہ بھی ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن میں تھے تب بھی انہوں نے میثاق معیشت کی بات کی, گورنمنٹ میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اس پہ کام جاری رکھا. کتنا امپورٹنٹ ہے میثاق معیشت, کیونکہ معیشت کے حوالے سے ہمیں بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اس وقت. دیکھیں اس حوالے سے یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ میثاق معیشت جو ہے, میثاق جمہوریت کی تو بات ہوتی ہے, یہ باہر کی دنیا کو بھی اچھا ہم میسج نہیں دے رہے کہ اگر کوئی IMF ہے یا دیگر عالمی بین الاقوامی ادارے اگر کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی معاہدہ کرتے ہیں, تو وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کرتے, وہ ریاست کے ساتھ کرتے ہیں, اسٹیٹ کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ اچھا میسج جانا چاہیے کہ ہم بین الاقوامی برادری کے اندر اگر کوئی معاہدہ کر رہے ہیں, کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں, تو وہ ایک قوم کر رہی ہے, ایک ریاست کر رہی ہے. تو اس کا میسج جانا چاہیے. اور سب سے بہتر اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ پروگرام جو ہے, یا انہوں نے جو یہ کہا ہے میثاق معیشت کے لیے, وہ اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی کہا, اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تب بھی انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے فیصلہ کیا اور کہا کہ آئیں, بیٹھیں, میثاق معیشت کریں. اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہم اپنے ملک کے اندر کریں. سیاسی اختلافات یہ تو چلتے رہیں گے, یہ ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس اینڈ کے اوپر بات نہیں, اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, معیشت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. سر بہت اہم چیمبر ہے آپ کا فیصل آباد, اور وہاں پر انڈسٹریز موجود ہیں, جتنے بڑے بڑے ٹیکسٹائل کے لوگ وہاں پر موجود ہیں, کاروباری شخصیات موجود ہیں. تو سر آپ کی جو سیٹ ہے انٹرنیشنل کوآپریشن کی, اس کے انڈر اور کیا کیا چیزیں آپ ایڈریس کر رہے ہیں, اور کون سے انٹرنیشنل آپریشن؟ دیکھیں اس کے اندر ہم نے کیا یہ تھا کہ فیصل آباد چیمبر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم باہر کی دنیا میں, دیکھیں نا فیصل آباد چیمبر ایک ملک کا تیسرا بڑا چیمبر ہے, 8,000 ممبر ہیں چیمبر کے. سر ادھر شخصیات موجود ہیں, وہ بڑی وہ شخصیات جو ہیں, بڑا ویژن ہے سب کا, قیادت کا, لیڈرشپ کا. تو فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم گورنمنٹ کے سے ہٹ کے, گورنمنٹ کی سرپرستی تو رہتی ہے, ہم بزنس ٹو بزنس, جس طرح میں نے کہا کہ اگر ہم ان کے ساتھ B2B جب ہم بیٹھتے ہیں تو شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم ان کا بزنس دیکھتے ہیں, وہ ہمارا بزنس دیکھ رہے ہیں, تو اس کے اندر بہت ایسے مواقع موجود ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اس میں. اور پھر OIC کا, چونکہ پاکستان اس وقت چیئرمین ہے OIC کا یہ سال جو جا رہا ہے, تو OIC کا جو ٹریڈ فیئر ہو رہا ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر جو ہو رہا ہے OIC کے زیر اہتمام, وہ پاکستان میں ہونا ہے, وہ میرے خیال میں جون میں آئے گا. اس کے اندر OIC کے ممبر ممالک جو ہیں وہ 57 ہیں. تو 57 کنٹریز سے اگر لوگ آتے ہیں, اسلامک کنٹریز سے ان کے ڈیلیگیشن آتے ہیں, تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے لیے یہ 57 ڈورز اوپن ہوں گے. یہ 57 دروازے جو کھلیں گے, تو اس کے اندر میرے خیال میں یہ کافی ہے جی, تو یہ ٹریڈ بہتر ہوگی. تو فیصل آباد چیمبر نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم فیصل آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کوشش کریں گے کہ فیصل آباد سے
فیصل آباد کی جو مصنوعات ہیں، جن شعبے میں فیصل آباد پوری دنیا کو یہ کہ پہلے ایسے ہماری تیاری ہونی چاہیے تب تک. جی پوری تیاری ہے جی، اس حوالے سے پوری تیاری ہے، اور ہم ان کو بالکل ایسے تیار جو ہیں وہ پروگرام دے رہے ہیں، پروجیکٹس دے رہے ہیں کہ یہ امکانات ہیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور دیکھیں نا کہ ابھی جون میں ہونا ہے یہ ٹریڈ فیئر، لیکن اس سے پہلے ہی ہم ان لوگوں کو یہاں لا رہے ہیں تاکہ اس کی تیاری ہم اس طریقے سے کریں کہ جب اس وقت وہ آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ یہ شعبے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور سر ویسے تو کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن وزیر اعظم محمد شہباز شریف، میں ایک چیز کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں اور اس پہ آپ کا کامنٹ بھی چاہوں گی کہ جب بھی کسی ملک میں جاتے ہیں بزنس کمیونٹی سے ضرور ملاقات کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی کی جو ریزرویشنز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں جو پاکستانی کام کرتے ہیں ان کے مسائل بھی سنے جاتے ہیں، اور پھر پاکستان میں جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے اسپیشل انسینٹیوز بھی اناؤنس کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ٹیکس کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ انویسٹرز کے لیے کچھ اسپیشل ہو، کچھ نہ کچھ اسپیشل رکھا جاتا ہے. تو ابھی کرنٹلی بزنس کمیونٹی کے لیے جو لاسٹ ٹائم انسینٹیوز کا اعلان کیا گیا تھا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فیسیلیٹیٹ کیا انہوں نے بزنس میں؟ یہ بہت اچھا ہوا، اس کا میسج بڑا اچھا گیا ہے کہ ایک میسج تو یہ گیا کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. ایگزیکٹلی، کہ امداد نہیں، آپ ہمارے ساتھ کام کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، بزنس کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کا بڑا اچھا میسج گیا ہے. انہوں نے وزٹ بھی کیا سعودی عربیہ اس سے پہلے، اور پھر بعد میں یو ای کا وزٹ بھی تھا، میرے خیال میں وہ قطر بھی جا رہے ہیں اس حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اچھے فیصلے ہیں اور بڑا اچھا میسج گیا ہے. اور جو بزنس مین وہاں سے ہمارے پاس آئے ہیں وہ اسی تناظر میں آئے ہیں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر اب کرنا چاہ رہی ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے نتائج ہمیں ملیں گے. سر کوئی پلاننگ میں ہے ہمارے اسلامک کنٹری سے ہٹ کے انٹرنیشنل، اگر ہم یورپ کی طرف چلے جائیں یا کسی اور یو ایس کی طرف نکل جائیں، اسکینڈینیوین کنٹریز، ان کے ساتھ کوئی پلاننگ میں وینچر؟ جی بالکل صحیح ہے. ہم نے ابھی کل ہی ہم نے وزٹ کیا یہاں پہ کورین. کیا بات ہے، کوریا، ساؤتھ کوریا. جی ساؤتھ کوریا ہے، رشیا ہے، ٹرکی ہے، ہم نے ان کو بھی وزٹ کیا ہے. صرف مڈل ایسٹ تک نہیں ہے. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے اس قوم کو، ملک کو، کہ ہم نے جو ہے ٹریڈ کے ذریعے، کام کے ذریعے اور پاکستان کی یہ جو خوبیاں ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، ہم ان کو لے کے پوری دنیا میں جانا ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ابھی کورین سے جب ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ خود حیران ہو جاتے ہیں اس کنٹری کے بارے میں. یہ ساری چیزیں آپ جو کر رہے ہیں، ڈیلیگیشنز یہاں پر لے کر آ رہے ہیں، خود بھی جا رہے ہیں، تو obviously چیلنجز بھی فیس کر رہے ہوں گے کچھ؟ بہت سے ہیں. سو اس کا بھی ذکر کریں. اس میں بہت سے ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ وہاں ان مارکیٹس میں جا کے میٹ کرنا، سٹینڈرڈ کو گراس روٹ لیول پہ جا کے گراس روٹ لیول پہ. لیکن اس میں جو میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمیں امید کی جو کرن ہوتی ہے، سب سے بڑی جو ہمیں حوصلہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ پاکستان کی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ میٹ نہیں کر رہی، کمپیٹ نہیں کر رہی. وہ پرائسز کے ایشو آ جاتے ہیں، چھوٹے موٹے آتے ہیں. اگر اس میں گورنمنٹ ہماری فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اس کے اندر ایسے پیکج متعارف کروا دیتی ہے، تو آپ یقین کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. سر آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے بزنس کمیونٹی کو؟ ہمارے بزنس کمیونٹی کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے لیے نہیں، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے. ہم سب مل کر اس ملک کے لیے سوچیں. کیا بات ہے. ہم اس ملک کو آگے لے کے چلیں. ہم ٹریڈ کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، بزنس کے ذریعے ہم اپنے ملک کا جو ہے چہرہ وہاں لے کے جائیں. اور اگر ہمارے کاروبار سے ہم اپنے تو سارا کر ہی رہے ہیں، اگر قوم کو کوئی فائدہ ہو جائے، عوام کو فائدہ ہو جائے، ملک کو فائدہ ہو جائے، تو یہ آپ کی کامیابی. بہت شکریہ سر، آپ کے وقت کے لیے بہت اچھا لگا گفتگو کر کے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، اللہ اس کو آپ کو اجر دے، اور آگے بڑھ کے بھی پاکستان جو ہے وہ مضبوط سطح پہ دنیا میں ابھرے اور سامنے آئے. ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین کمیٹی آن انٹرنیشنل کوآپریشن، جی سی سی ریجن، فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جناب حافظ کاشف شفیق صاحب. آج پورے پروگرام میں سلمہ ہم نے یہی ذکر کیا کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں، دوسروں کی مدد کریں، اپنے لیے تو سوچیں لیکن پاکستان کے لیے سوچیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے سوچیں، اور جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے لیے سوچیں. مجھے سلمہ کو، صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.